तो आपको बताना है हाल ही में इफ्को के नए अध्यक्ष अभी किसे चुना गया। तो आंसर होगा दिलीप संघानी को। इफ्को मतलब क्या होता है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। तो अभी इफ्को के नए अध्यक्ष बन गए हैं, याद रखना, दिलीप संघानी। और कौन से नंबर के बने हैं? 17th नंबर के अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने किनका स्थान लिया? ये भी याद रखो, बलविंदर सिंह नकई का स्थान लिया। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा ऑब्ituary निधन वाले सेक्शन में, क्योंकि कुछ दिन पहले इनका निधन हुआ था। तो क्या क्या याद रखना है? इफ्को के नए अध्यक्ष बन गए दिलीप संघानी, किसका स्थान लिया? बलविंदर सिंह नकई का। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि दुनिया भर में किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया किसने बनाया, तो भी आपका आंसर होगा इफ्को। और अभी 10वीं विश्व सहकारी मॉनिटर रैंकिंग 2021 आई थी, उसमें याद रखना इफ्को दुनिया की टॉप 300 सहकारी समितियों में नंबर 1 पे रहा था। किसमें? 10th वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रैंकिंग 2021 में। इसकी स्थापना होती है 1967 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके एमडी सीईओ का नाम है यूएस अवस्थी। बाकी संजीव मेहता फिक्की के ये प्रेसिडेंट बने। अलका मित्तल ये ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और अलका उपाध्याय नाम भी याद रखना, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी थी। एस सोमनाथ इसरो के नए प्रमुख बने। और देखो यहां से एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के अभी एमडी सीईओ कौन बने थे? तो याद रखना कौन बने थे? एच.ओ. सूरी बने थे। बढ़ते आगे। अब आपको बताना है अभी किसे यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप का एम्बेसडर बनाया गया। तो आंसर होगा विजय शेखर शर्मा को। तो अभी यूनिवर्सल स्टीयरिंग ग्रुप ने पेटीएम के संस्थापक जो हैं विजय शेखर शर्मा, उनको अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप ये उन भाषाओं की स्क्रिप्ट के लिए मानकों को विकसित करने और अनुशंसा करने पर काम करता है जो वर्तमान में इंटरनेट तक पहुंचने के लिए उपयोग नहीं की जाती है। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। बताइए हाल ही में बारबाडोस की प्रधानमंत्री कौन बन गई है? तो आंसर होगा मिया अमोर मोटली। तो अभी मिया अमोर मोटली को बारबाडोस की प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुन लिया गया है। और आपको बता दूं कि जो बारबाडोस है ये ब्रिटिश उपनिवेश बनने के लगभग 400 साल के बाद दुनिया का सबसे नया गणराज्य भी बन गया है, जिसने अभी नवंबर 2021 में ही महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अपने राज्य के प्रमुख के पद से हटा दिया था। तो देखो यहां से भी एक अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा आपका। एक तो यही हो गया प्रश्न कि दुनिया का सबसे नया गणराज्य कौन सा बन गया, तो बारबाडोस है। और दूसरा प्रश्न ये कि बारबाडोस के अभी पहले प्रेसिडेंट कौन बने? तो आंसर होगा डेम सेंड्रा मैसन। कैपिटल इसकी होती है, बारबाडोस की कैपिटल ब्रिज टाउन होती है, करेंसी है बारबाडोस डॉलर। अगर आपसे पूछा जाए स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, तो आंसर होगा मैग्डेलेना एंडरसन। जर्मनी के भी नए चांसलर कौन बने थे? ओलाफ स्कॉल्ज। और ट्यूनिशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? नजला बोदेन बनी थी। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। अब आपको बताना है पहले यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया यूथ क्लाइमेट चैंपियन के रूप में किसे घोषित किया गया? तो आंसर होगा प्राजक्ता कोहली को। तो अभी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने कंटेंट क्रिएटर और अभिनेत्री प्राजक्ता कोहली को पहला यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी इंडिया यूथ क्लाइमेट चैंपियन घोषित किया है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने विभिन्न वैश्विक सामाजिक अभियानों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य, महिलाओं के अधिकारों और बालिका शिक्षा के प्रति उनके योगदान को मान्यता दी है, ये सम्मान देकर के। तो अब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया यूथ क्लाइमेट चैंपियन के रूप में प्राजक्ता जलवायु मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के लिए युवाओं के साथ बातचीत करने के लिए जिम्मेदार होंगी। बाकी दिव्या हेगड़े 2021 के लिए यूनाइटेड नेशन वुमेन्स अवार्ड जीता था इन्होंने। सतीश अडिगा डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड जीता इन्होंने। किसने दिया? आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने। और जैसी चौधरी, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, हर बार बताता हूं मैं आपको, अंक ज्योतिषी यानी कि न्यूमेरोलॉजी में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए हाल ही में प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा को। तो ये जो कंपनी है ये मटन, चिकन और अंडे के विकल्प प्रदान करती है। तो नीरज चोपड़ा, इनका संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से। टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड लेकर के आए थे ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन किसे बनाया गया? तो आंसर होगा पुष्प कुमार जोशी को। और इन्होंने किन की जगह ली? मुकेश कुमार की। हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ये एक महारत्न कंपनी है। वैसे अभी वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हो गई हैं? 11। 11वीं अभी बनी थी 2021 में। कौन सी? पावर फाइनेंस लिमिटेड। अच्छा देखो, ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष का नाम आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, यह है अलका मित्तल।
और अलका उपाध्याय नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी थी। बाकी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने? विनय कुमार त्रिपाठी। इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें प्रमुख बने थे वीरेंद्र सिंह पठानिया। तो याद रखना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन बन गए हैं पुष्प कुमार जोशी। और तेल की बात है तो ओपेक का नाम तो जरूर आएगा। ओपेक जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वियना ऑस्ट्रिया में। अच्छा यूं बता दो आप तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके वियना किस नदी के किनारे स्थित है। मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं, खास तौर पे हमारे रिवीजन वाले वीडियो में। और अभी ओपेक नाम न्यूज में भी था क्योंकि इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं कौन? हैतम अल घिस, ये कुवैत से हैं। और अभी आपको याद होगा तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा कर दी थी। किस देश ने? पेरू ने। अच्छा वियना किस नदी के किनारे स्थित है? मैंने आपसे पूछा था, आंसर होगा डैन्यूब नदी के किनारे। तो याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए किसे भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनाया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को। तो अभी केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया और एक इनकी जगह लेंगे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। बाकी दिलीप संघानी इफ्को के नए अध्यक्ष बने। एयर इंडिया के नए सीएमडी कौन बने थे? विक्रम देवदत्त। और लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ये हमारे अगले थल सेना उप प्रमुख बने हैं। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अभी चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बने थे? मुख्य अर्थशास्त्री। तो इनका नाम आपको बताना है। चलो मैं ही बता देता हूं, पियरे ओलिवियर बने थे। किनका स्थान लिया? गीता गोपीनाथ का, जो कि अभी आईएमएफ की फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई है। अच्छा एक पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार का नाम अभी न्यूज में था, उनका नाम है डॉक्टर शंकर आचार्य। क्योंकि अभी नवंबर 2021 की बात है, उन्होंने एक बुक लिखी थी। बुक का नाम क्या है? एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड अ पर्सनल जर्नी। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। बढ़ते आगे। बताइए इटली के फिर से राष्ट्रपति कौन बन गए? सर्जियो मैटेरेला। तो इटली के राष्ट्रपति थे अभी ये सर्जियो मैटेरेला और अब इनको इनके दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिया गया है। इटली की कैपिटल है रोम। रोम में आपको फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। और 2026 के जो विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे वो यहीं पे होंगे इटली में। अच्छा आप तो ये बताओ ये जो रोम है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका आंसर होगा टाइबर नदी। करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट है सर्जियो मैटेरेला। और अभी नए प्रधानमंत्री बने थे मारियो द्रागी उनका नाम है। और याद रखना इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क भी शुरू किया। कहाँ पे? गुजरात में। और 2021 में G20 की अध्यक्षता इटली के पास ही थी। 2022 में इंडोनेशिया के पास आ गई है और 2023 में भारत के पास आ जाएगी। और अभी भारत आपको याद होगा G20 ट्रोइका में शामिल हो गया है। तो अब इसमें 3 देश हैं, इटली, इंडोनेशिया और भारत। और बाकी बारबाडोस के अभी फिर से प्रधानमंत्री वापस कौन बन गई है? मिया मोटली। और बारबाडोस के पहले प्रेसिडेंट कौन बने? डेम सेंट्रामेसन। जर्मनी के नए चांसलर बने ओलाफ स्कोल्ज। और स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी मैग्डेलेना एंडरसन। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किसे आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया? तो आंसर होगा बाबर आजम को। तो अभी पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को 2021 के लिए आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया है। तो आईसीसी टीम ऑफ द ईयर पुरुषों के क्रिकेट में 11 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को शामिल करती है और ये वो 11 खिलाड़ी होते हैं जिन्होंने एक कैलेंडर ईयर में अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया हो। और मैं आपको साथ में बता दूं कि इस टीम में किसी भी भारतीय पुरुष खिलाड़ी को जगह नहीं मिली है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं 2021 के लिए महिला T20 इंटरनेशनल ऑफ द ईयर की 11 सदस्यीय टीम में एकमात्र भारतीय चुनी गई है, उनका नाम है स्मृति मंधाना। और अगर पूछा जाए कि 2021 के लिए आईसीसी वुमेन्स T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर का कप्तान किसे बनाया गया, तो आंसर होगा फिर इंग्लैंड की नट साइवर को। अच्छा यहां पे बाबर आजम से एक प्रश्न बनेगा आपका कि अभी इन्हें किस महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था? यह आपके लिए प्रश्न बताना है आपको। बाकी आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है और इसका स्थापना होता है 1909 में। हेडक्वार्टर दुबई यूएई में मिलेगा। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं और इसके नए सीईओ बन गए जॉफ एलार्डेस। ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी किसे मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया? तो आंसर होगा मोहम्मद रिजवान को। तो अभी आईसीसी ने 2021 के लिए वार्षिक आईसीसी पुरस्कारों की घोषणा की है
जिसमें मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को, जबकि इंग्लैंड की टेमी बेमोंट को वुमेन्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। इसके अलावा ओमान के जिशान मकसूद को मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया और ऑस्ट्रिया के एंड्रिया मे जेयडा को वुमेन्स एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। कुछ और भी अवार्ड्स और कुछ और भी नाम है, वो मैं आपको सारे यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन की फॉर्म में मैं आगे आपको बताऊंगा, ताकि जब इनकी क्विज आप लगाओगे आपके क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में तो वहां ये चीजें रिपीट होंगी तो आपको याद भी होगा। यही सारे बता दूंगा एक साथ तो वो आप भूल जाओगे, क्वेश्चन की फॉर्म में बदल करके बताऊंगा तो आपको याद रहेगा। ठीक रहेगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अब आप बताओ किसने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल में विमेन्स सिंगल का खिताब जीता? तो आंसर होगा पीवी सिंधु ने। तो भारतीय शटलर हैं ये पीवी सिंधु, जिन्होंने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल में वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में किसको हराया? तो भारत की मालविका बंसोड़ को हराया। वहीं अगर मेन सिंगल टाइटल की बात करेंगे तो जो मेन सिंगल टूर्नामेंट था उसे 9 मैच घोषित कर दिया, क्योंकि उसके फाइनलिस्ट में किसी एक को कोविड-19 हो गया था, वो संक्रमित था, इसी कारण से। तो वुमेन सिंगल का आपको याद रखना है। अच्छा देखो, ये एक और अच्छा प्रश्न बनता है, ये तो है सैयद मोदी टूर्नामेंट, एक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी होता है, इसका संबंध क्रिकेट से है। अब मेरा प्रश्न होगा, अभी 2021 में इसको किसने जीता था? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को किसने जीता था? बताओ, हम बढ़ते आगे। तो आप बताइए किसे आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? तो आंसर होगा स्मृति मंदाना को। तो भारतीय महिला बल्लेबाज हैं स्मृति मंदाना, और अभी इन्हें 2021 के लिए आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। इसके अलावा उन्होंने रचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड भी जीता है। और आपको बता दूं, स्मृति मंदाना ने यह अवार्ड दूसरी बार जीता है। पहले उन्होंने 2018 में भी ये पुरस्कार जीता था, ये सम्मान जीता था। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो आंसर होगा पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी को। और इसी के साथ उन्होंने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी जीती है। और इसी के साथ वे आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाले पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर भी बन गए हैं। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी नवी महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 को किसने जीत लिया? तो आंसर होगा लद्दाख ने। हमने पीछे ही पढ़ा था कि नवी महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 ये कहाँ पे शुरू हुई थी? हिमाचल प्रदेश में। अभी उसके नतीजे आ गए, उसको जीत लिया है लद्दाख ने। और लद्दाख से मैं आपको 2 प्रश्न याद दिलाता हूँ। अभी पुरुषों की जो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई थी पिछले साल 2021 में, जो कि उसका 10वां एडिशन था, जो हुई थी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, उसमें आईटीबीपी जीत गया था लद्दाख को हरा करके। और अभी लद्दाख में ही खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का आयोजन किया गया था। अच्छा बताओ, दूसरे नंबर के जो खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स हुए थे 2021 में, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुए थे, उसमें टॉप पे रहा था कौन? जम्मू कश्मीर, यानी कि सबसे ज्यादा मेडल जम्मू कश्मीर ने जीते थे। और उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप को किसने जीता, इसको जीता है उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को हरा के। और पूछा जाए एशियन चैंपियंस मेंस हॉकी टूर्नामेंट जो कि बांग्लादेश के ढाका में हुआ था, इसमें साउथ कोरिया टॉप पे रहा था, जापान दूसरे नंबर पे था और तीसरे नंबर पे भारत था। अभी मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 हुए थे उड़ीसा में, उसको जीता था अर्जेंटीना ने जर्मनी को हरा के। और जर्मनी को तो हमने भी हराया था टोक्यो ओलंपिक 2020 में, हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने, और ब्रोंज मेडल लाई थी। अभी दिसंबर 2021 की बात है, रैंकिंग आई थी, उसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम तीसरे स्थान पर रही, ऑस्ट्रेलिया टॉप पर रही। महिलाओं की रैंकिंग में हमारी महिला टीम 9वें स्थान पर रही और नीदरलैंड की महिला टीम टॉप पर रही थी। अच्छा, अभी FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्रेसिडेंट अवार्ड किसे मिला था? VK पांडियन को। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर लुज़ैन स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र बत्रा। और एक प्रश्न बनेगा आपका कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष का नाम बताइए। चलो, ये प्रश्न आप ही के लिए है, इनका नाम आपको बताना है। मैं आपको बता दूं, ये मणिपुर से बिलोंग करते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया भैया कि अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा राफेल नडाल ने। राफेल नडाल ये कहाँ के हैं? ये स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। और अभी इन्होंने ही 2022 के ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेन सिंगल टाइटल जीत लिया। किसको हराया? रशिया के डेनियल मेदवेदेव को हराया।
तो उन्होंने 13 साल के बाद ये खिताब जीता और ये उनका दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है। आखिरी बार उन्होंने 2009 में ये खिताब जीता था। और अब देखोगे इस तरह से उनका ये 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब है, यानी कि सबसे ज़्यादा। इस तरह से 21 ग्रैंड स्लैम को जीत करके उन्होंने नोवाक जोकोविच और रॉजर फेडरर को पीछे छोड़ दिया। उनके पास 20-20 ग्रैंड स्लैम है और इनके पास 21 हो गए। राफेल नडाल, किंग ऑफ क्ले कोर्ट राफेल नडाल को ही कहा जाता है। और कोर्ट से भी आपके प्रश्न बनते हैं 4 प्रश्न कि देखो आपको बताया साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऐसे याद रखो। साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो कौन सा किस कोर्ट पे खेला जाता है ये प्रश्न आता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पे। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता, ये हम आगे वाले प्रश्न में देखेंगे। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, साथ में उनकी कंट्री का नाम भी। बढ़ते आगे। तो अब आप बताओ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता। तो इसका आंसर हो जाएगा एशले बार्टी। और ये बार्टी कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। और ये इनका पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है। इसमें इन्होंने किनको हराया? अमेरिका की डैनियल कॉलिंस को हराया। तो आप देखोगे ना कि उप विजेता कौन रहे दोनों में, मेन सिंगल में और वुमेन सिंगल में। तो दोनों का नाम डैनियल से स्टार्ट होता है, दोनों नाम से भाई बहन लगते हैं। मेन सिंगल टाइटल में राफेल नडाल ने डैनियल मेदवेदेव को हराया था और वुमेन सिंगल में एशले बार्टी ने किसको हराया? डैनियल कॉलिंस को हराया। चलो आप तो ये बता दो, लास्ट ईयर 2021 में जो 4 ग्रैंड स्लैम हुए थे उसमें कौन सा वाला ग्रैंड स्लैम जीता था एशले बार्टी ने? ये आपके लिए प्रश्न है। अभी हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था? तो आंसर होगा कांस्य पदक, यानी कि ब्रोंज मेडल। अब पहला प्रश्न तो आपके माइंड में यह आएगा कि ये जो चैंपियनशिप है ये हुई कहां पे? तो आंसर होगा ओमान की कैपिटल मस्कट में। और अभी भारत की महिला हॉकी टीम ने इसमें चाइना को हरा करके ब्रोंज मेडल जीत लिया। वैसे भारतीय महिला हॉकी टीम इससे पहले 2 बार इस हॉकी एशिया कप का खिताब जीत चुकी है और इस बार पहले स्थान पे जापान रहा, दूसरे स्थान पे साउथ कोरिया और तीसरे स्थान पे रहा भारत। और हॉकी से एक प्रश्न आपसे पूछूं, अच्छा अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एशियन चैंपियंस मेंस हॉकी टूर्नामेंट जो अभी हुआ था बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में, उसको किसने जीता था? साउथ कोरिया ने जीता था जापान को हरा करके। यानी कि आप कह सकते हो पहले स्थान पे वहां पे साउथ कोरिया था, दूसरे स्थान पे जापान था और तीसरे स्थान पे भारत था। और यहां हम बात कर रहे हैं महिला हॉकी एशिया कप 2022 की। तो इसमें देखो पहले स्थान पे जापान है, दूसरे स्थान पे साउथ कोरिया और तीसरे स्थान पे भारत है। और 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप को किसने जीत लिया? उत्तर प्रदेश ने। किसे हराया? चंडीगढ़ को। और चंडीगढ़ की ही है हरनाज संधू, जिन्होंने 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीता और इस तरह से ये खिताब जीतने वाली ये तीसरी भारतीय है। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अब आपको बताना है जम्मू कश्मीर के अभी किस गांव को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया? तो आंसर होगा जेरी। तो अभी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रियासी जिले में जो जेरी गांव है उसको केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया है। और इसने जेरी के लिए एकीकृत डेयरी विकास योजना के तहत 57 यानी कि 57 और डेयरी फार्मों को मंजूरी दे दी है। तो इस योजना के तहत 5 पशुओं की डेयरी इकाइयों को 50% सब्सिडी दी जाएगी। और इस दूध गांव में 370 गायों के साथ 73 यानी कि 73 व्यक्तिगत डेयरी इकाइयां हैं, यानी कि यूनिट्स है। और गांव से रिलेट करके मैंने आपको 3-4 आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न याद करवाए थे। अभी जम्मू कश्मीर सरकार ने ही अभी अक्टूबर 2021 की बात है, उधमपुर जिले के पंचारी में अपनी पहली पर्यटक गांव परियोजना को शुरू किया था। उसके अलावा अभी पहला बालिका पंचायत ये कहां पे शुरू हुआ था? गुजरात के कुनरिया गांव में। अभी सबसे ज्यादा ODF प्लस गांव के मामले में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तेलंगाना, यानी कि तेलंगाना में सबसे ज्यादा ODF प्लस गांव आपको मिलेंगे। अभी 100% टीकाकरण यानी कि दोनों डोज लगाने वाला देश का पहला गांव कौन सा बना था? जम्मू कश्मीर का वेयान गांव। और सबसे इंपॉर्टेंट, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा बन गया है? ये केरल का है, नाम है कुंभलांगी गांव। याद रखना ये। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, देखिए अगर सेशन अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज इसे सपोर्ट जरूर कीजिए। बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम देना पड़ता है, पूरी एनर्जी लग जाती है इसको बनाने में, लेकिन फिर भी इन वीडियोस को रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। यही कारण था कि लास्ट टाइम हम थक गए थे, हार गए थे,
इसलिए बीच में हमें स्टॉप करना पड़ा। लेकिन आप सभी के रिक्वेस्ट के कारण नए साल से फिर से एक उम्मीद जगी, इसको स्टार्ट किया। तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर दिखाइए अपना। घंटों घंटों मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, एक छोटी सी मेहनत आप भी कर दीजिए इसे शेयर करने में। 2-4 बटन आपको दबाने हैं आपके मोबाइल में, बस इतना सा आप कर दीजिए, इतना सा मैं आप लोगों से मांग रहा हूँ। साथ में आपकी प्रैक्टिस के लिए इसकी क्विज मैं आप लोगों को तैयार करके दे रहा हूँ, इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को तैयार करके दे रहा हूँ। आप उसकी चिंता न करें, बस वीडियो को सपोर्ट जरूर करें, शेयर कर देना और लाइक करना मत भूलना। चलिए बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का निर्माण किया गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में। तो अब दूसरा प्रश्न यहां से बन जाएगा कि ये स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी ये किसकी प्रतिमा है? तो आंसर होगा संत रामानुजाचार्य की। इसकी ऊंचाई कितनी है? 216 फुट ऊंची प्रतिमा है ये। रामानुजाचार्य की बात करेंगे तो 11वीं सदी के संत और क्रांतिकारी समाज सुधारक थे ये, और इसे समानता की मूर्ति यानी कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहा जाएगा। और याद रखना ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है बैठे हुए मुद्रा में। तो फिर आपके माइंड में आएगा पहली कौन सी है? तो थाईलैंड की जो बुद्ध की मूर्ति है वो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, बैठी हुई मुद्रा में बात कर रहे हैं। ये जो मूर्ति है ये पंच लोहों से बनी है, यानी कि 5 धातुओं को मिला करके। कौन कौन से मेटल हैं? सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता। और इसको बनाने में जो खर्च आया है वो 1000 करोड़ रुपए आया है। और इसे सरकार ने नहीं दिया, विश्व भर में जो भक्त जन है उन्होंने जो दान दिया है उसी को इकट्ठा करके ये मूर्ति बनाई गई है। अब देखो यहाँ पे 3 तरह के स्टैच्यू मैं आपको बताऊंगा। ये तो हमने पढ़ लिया स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। एक होता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो आपको मिलेगी गुजरात के केवड़िया में, नर्मदा नदी के किनारे। किस द्वीप पर? साधु बेट द्वीप पर। और ये दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू है। इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैच्यू है और इसके वास्तुकार का नाम भी एग्जाम में पूछा गया है, राम वी सुतार है। उसके अलावा स्टैच्यू ऑफ पीस ये राजस्थान के पाली जिले में है। आचार्य विजय वल्लभ जी की ये 151 इंच की अष्ट धातु से बनी मूर्ति है। अष्ट धातु मतलब 8 धातुओं से। और ये जमीन से कितनी ऊंची है? 27 फीट ऊंची है। तो ये तीनों मैंने आपको एक साथ रिवाइज करा दिया इसी क्वेश्चन में, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी को खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत अपना पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला है? टर्फ मतलब हो गया मैदान। तो आंसर होगा लद्दाख। तो याद रखना भी लद्दाख को खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत फुटबॉल स्टेडियम के लिए अपना पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला है। तो 10.68 करोड़ रुपए की लागत से ठंडे रेगिस्तान के स्पितुक क्षेत्र में 130 नहरों पर यह ट्रैक और फुटबॉल टर्फ का निर्माण किया गया। खेलो इंडिया से 2-3 पॉइंट याद रख लेना। एक तो ये कि 2022 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण होगा, कहां पे? भोपाल मध्य प्रदेश में। और जो इसका चौथा संस्करण है वो भी 2022 में होने वाला है, क्योंकि 2021 नवंबर में होने वाला था, फिर पोस्टपोन कर दिया इसे। कहां पे होगा? पंचकुला हरियाणा में। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण होना है कर्नाटक में। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो दूसरा संस्करण हुआ था 2021 में, ये हुआ था जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, जिसमें टॉप पे रहा था जम्मू कश्मीर। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अब आपको बताना है पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है? तो आंसर होगा सारा गिल। तो अब इस सारा गिल, इन्होंने पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर के इतिहास रच दिया है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी थी? तो आंसर होगा श्रुति सितारा। भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज का नाम क्या है? जोइता मुंडल है, पश्चिम बंगाल से। अच्छा बताओ, ट्रांसजेंडर महिला को संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधिमंडल में शामिल करने वाला पहला देश कौन सा बना था? पाकिस्तान ही बना था। और उन ट्रांसजेंडर महिला का नाम था आयशा मुगल। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहां पे खुला? तो आंसर होगा तेलंगाना में। और भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह स्थापित किया, कहां पे? वडोदरा, गुजरात में। उसके अलावा याद रखना, ट्रांसजेंडर समुदाय को सभी सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना था। कौन सा? कर्नाटक। बताओ, देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहां पे बनाई गई है? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। ट्रांसजेंडरों के लिए एक डे भी होता है, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी, 31 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, अभी ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट कौन बने थे? अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात है। तो उनका नाम है लॉरेल हबर्ड और उनका संबंध है वेटलिफ्टिंग से। अब एक प्रश्न आपके लिए, अभी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज कौन बनी है? बताओ, हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी ये कहां पे स्थापित की गई? तो आंसर होगा लखनऊ में।
तो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है और इसमें सभी उन्नत उपकरण और सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो ये जो सेटअप है ये पेरिस फ्रांस में जो 2024 में पैरालंपिक होगा उसमें भारत को पदक दिलाने में मदद करेगा। अच्छा, लखनऊ से आपको याद आएगा 2022 के आईपीएल में 2 नई टीमें शामिल की गई हैं, उसमें से एक लखनऊ टीम है और एक अहमदाबाद टीम है। टोटल 10 टीमें हो गई। अच्छा, आप एक प्रश्न का जवाब दो, अभी दुनिया की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर कौन बनी है? तो आंसर होगा तस्नीम मीर, जो कि गुजरात से है। बाकी वाराणसी से आपको याद रखना है, सार्वजनिक परिवहन के रूप में रोपवे सेवा को शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बना था वाराणसी। और वाराणसी में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र यानी कि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया था, जिसकी आपको याद होगा जो छत है शिवलिंग के आकार की थी। और अगर पूछा जाए भारत का पहला हेली हब कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। पहला ग्रेन एटीएम भी गुरुग्राम में ही खुला है। और भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय म्यूजियम कहाँ पे खुला है? हैदराबाद में। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। अब आपको बताना है कौन सा देश अभी विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया। निर्यातक यानी कि एक्सपोर्टर। तो आंसर होगा भारत। अच्छा, खीरे से एक प्रश्न आपको याद आएगा, अभी किस राज्य के मीठे खीरे को जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा नागालैंड। और इसी तरह से आपको याद रखना है कि ब्राजील को पीछे छोड़ करके भारत अरब देशों को खाद्यान्न निर्यात करने के मामले में नंबर 1 देश भी बन गया है। और ब्रिटेन के एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग की एक रिपोर्ट आई थी पिछले साल 2021 में, जिसके अनुसार भारत 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन सकता है। आयातक यानी कि इंपोर्टर, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, मेटा ने दुनिया के सबसे तेज कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सुपर कंप्यूटरों में से कौन सा पेश किया? तो आंसर होगा एआई रिसर्च सुपर क्लस्टर। तो मार्क जकरबर्ग की घोषणा के अनुसार फेसबुक की मूल कंपनी जो है मेटा, तो ये वर्चुअल मेटावर्स बनाने की योजना के तहत दुनिया का सबसे तेज कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर बना रही है, जिसे कहा जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सुपर क्लस्टर। अच्छा, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है जापान का, उसका नाम है फुगाकू। और वैसे अभी ईरान ने भी अपना सुपर कंप्यूटर बनाया था, उसका नाम है सिमॉर्ग। और वैसे कंप्यूटर डे कब मनाते हैं? कंप्यूटर लिटरेसी डे, साक्षरता दिवस, ये 2। अब आपको बताना है पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है? तो आंसर होगा सारा गिल। तो अभी सारा गिल, इन्होंने पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर के इतिहास रच दिया है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी थी? तो आंसर होगा श्रुति सितारा। भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज का नाम क्या है? जोइता मुंडल है, पश्चिम बंगाल से। अच्छा बताओ, ट्रांसजेंडर महिला को संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधिमंडल में शामिल करने वाला पहला देश कौन सा बना था? पाकिस्तान ही बना था। और उन ट्रांसजेंडर महिला का नाम था आयशा मुगल। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहां पे खुला? तो आंसर होगा तेलंगाना में। और भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह स्थापित किया, कहां पे? वडोदरा, गुजरात में। उसके अलावा याद रखना, ट्रांसजेंडर समुदाय को सभी सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना था। कौन सा? कर्नाटक। बताओ, देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहां पे बनाई रही है? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। ट्रांसजेंडरों के लिए एक डे भी होता है, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी, 31 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, अभी ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट कौन बने थे? अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात है, तो उनका नाम है लॉरेल हबर्ड और उनका संबंध है वेटलिफ्टिंग से। अब एक प्रश्न आपके लिए, अभी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज कौन बनी है? बताओ, हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी ये कहां पे स्थापित की गई? तो आंसर होगा लखनऊ में। तो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है और इसमें सभी उन्नत उपकरण और सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो ये जो सेटअप है ये पेरिस फ्रांस में जो 2024 में पैरालंपिक होगा उसमें भारत को पदक दिलाने में मदद करेगा। अच्छा, लखनऊ से आपको याद आएगा 2022 के आईपीएल में 2 नई टीमें शामिल की गई हैं, उसमें से एक लखनऊ टीम है और एक अहमदाबाद टीम है। टोटल 10 टीमें हो गई। अच्छा, आप एक प्रश्न का जवाब दो, अभी दुनिया की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर कौन बनी है? तो आंसर होगा तस्नीम मीर, जो कि गुजरात से है। बाकी वाराणसी से आपको याद रखना है, सार्वजनिक परिवहन के रूप में रोपवे सेवा को शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बना था वाराणसी।
और वाराणसी में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र यानी कि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया था, जिसकी आपको याद होगा जो छत है शिवलिंग के आकार की थी। और अगर पूछा जाए भारत का पहला हेली हब कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, गुरुग्राम में। गुरुग्राम में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। पहला ग्रेन एटीएम भी गुरुग्राम में ही खुला है। और भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय म्यूजियम कहाँ पे खुला है, हैदराबाद में। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। अब आपको बताना है कौन सा देश अभी विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया। निर्यातक यानी कि एक्सपोर्टर, तो आंसर होगा भारत। अच्छा, खीरे से एक प्रश्न आपको याद आएगा, अभी किस राज्य के मीठे खीरे को जीआई टैग मिला, तो आंसर होगा नागालैंड। और इसी तरह से आपको याद रखना है कि ब्राजील को पीछे छोड़ करके भारत अरब देशों को खाद्यान्न निर्यात करने के मामले में नंबर 1 देश भी बन गया है। और ब्रिटेन के एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग की एक रिपोर्ट आई थी पिछले साल 2021 में, जिसके अनुसार भारत 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन सकता है। आयातक यानी कि इंपोर्टर, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, मेटा ने दुनिया के सबसे तेज कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सुपर कंप्यूटरों में से कौन सा पेश किया, तो आंसर होगा एआई रिसर्च सुपर क्लस्टर। तो मार्क जकरबर्ग की घोषणा के अनुसार फेसबुक की मूल कंपनी जो है मेटा, तो ये वर्चुअल मेटावर्स बनाने की योजना के तहत दुनिया का सबसे तेज कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर बना रही है, जिसे कहा जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सुपर क्लस्टर। अच्छा, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है जापान का, उसका नाम है फुगाकू। और वैसे अभी ईरान ने भी अपना सुपर कंप्यूटर बनाया था, उसका नाम है सिमॉर्ग। और वैसे कंप्यूटर डे कब मनाते हैं, कंप्यूटर लिटरेसी डे, साक्षरता दिवस, ये 2। अगला प्रश्न है, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है, तो आंसर होगा जारा रदरफोर्ड। तो बेल्जियम ब्रिटिश 19 वर्षीय जारा रदरफोर्ड ये दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। उन्होंने ये उपलब्धि हासिल करने के लिए 5 महाद्वीपों के 31 देशों की यात्रा की। तो याद रखना, ये जो जारा रदरफोर्ड है ये माइक्रोलाइट प्लेन में दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला बन गई है। बाकी हरप्रीत चंडी का नाम सुना होगा आपने, कप्तान हरप्रीत चंडी। ये एक भारतीय मूल की ब्रिटिश सिख सेना अधिकारी हैं जिन्हें पॉलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है, जो अभी दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई थी। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरने वाली पहली महिला पायलट दल का नेतृत्व किसने किया था, तो आंसर याद रखना इसका जोया अग्रवाल है। बाकी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अमेरिकी नौसेना के इतिहास में परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी थी, तो आंसर होगा एमी बॉर्नश्मिट। और आश्रिता वी ओलेटी भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी थी ये। अच्छा, कुछ और प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, बताओ राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी थी, तो आंसर हो जाएगा शिवांगी सिंह। अभी जम्मू कश्मीर से इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी थी, माविया सुदन। और अभी मुंबई की एक 23 साल की पायलट कप्तान थी आरोही पंडित, इनका नाम भी न्यूज में था क्योंकि ये लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी, आरोही पंडित इनका नाम है। और जब भी बात पहली महिला की आती है, 2-3 प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का नाम बताइए, भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंट्रेटर का नाम बताइए, और भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का नाम बताइए। ये तीनों नाम अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके न्यूज में थे क्योंकि अभी इनका निधन हो गया। हम बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताना है किस देश ने 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता की, तो आंसर होगा चाइना ने। तो 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक को होस्ट किया किसने, चाइना ने। 18 से 19 जनवरी तक ये चली। तो देखो इस प्रश्न में याद रखने वाली बात क्या है कि 2022 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है, तो आंसर होगा चाइना। मतलब इस साल ब्रिक्स की जितनी भी मीटिंग होगी आपकी वो सब चाइना में होने वाली है। और शेरपा का मतलब मैंने आपको समझाया था, जैसे कि इस मीटिंग में हर देश की तरफ से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, जैसे भारत की तरफ से भी कोई प्रतिनिधि जाएगा तो उसे ही कहा जाएगा शेरपा। तो 2022 में ब्रिक्स को होस्ट कर रहा है चाइना। पिछले साल 2021 में किसने किया था, भारत ने किया था। और अगले साल 2023 में कौन करेगा, साउथ अफ्रीका करेगा। इसको याद रखना बड़ा आसान है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। देखो ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स, हमने कहा 2021 में इंडिया ने इसका आयोजन किया था
कौन सी बैठक थी? 13वें नंबर की बैठक थी। इस साल 2022 में इसकी अध्यक्षता चाइना के बाद से कौन से नंबर की है? 14वें नंबर की है। अगले साल 15वें नंबर की जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता साउथ अफ्रीका करेगा 2023 में। तो ऐसे चलती है, साइकिल चलेगी। फिर ब्राजील करेगा, फिर उसके अगले साल रशिया करेगा, फिर उसके अगले साल इंडिया करेगा, ऐसे चलता रहता है। और ब्रिक्स देशों में सबसे नया मेंबर आपका यही है, साउथ अफ्रीका 2010 में ये जुड़ा था। और ब्रिक्स बैंक की अगर बात करते हैं, जिसको आप न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हो, इससे भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है कि 2021 में कितने नए मेंबर इसमें जुड़े थे, या यूं पूछ लेगा कि सबसे नया मेंबर कौन सा जुड़ा। तो सबसे नया मेंबर यानी कि 9th नंबर का इसमें मेंबर बना था मिस्र यानी कि इजिप्ट। और वैसे तो टोटल 4 मेंबर बने थे पूरे 2021 में। कौन कौन से? यूनाइटेड अरब अमीरात, उरुग्वे, बांग्लादेश और सबसे लास्ट में बना था मिस्र। 9th नंबर का मेंबर बना था। और 9th नंबर के मेंबर से आपको याद आना चाहिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी 9th नंबर का मेंबर बना था कौन? ईरान। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे, आपको बताना है भारत की पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट का नाम क्या है, जो गणतंत्र दिवस परेड 2022 में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा थी। तो आंसर होगा शिवांगी सिंह। तो भारत की पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट थी शिवांगी सिंह, और अभी ये गणतंत्र दिवस परेड 2022 में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा थी। और इस तरह से वे इंडियन एयरफोर्स की झांकी का हिस्सा बनने वाली केवल दूसरी महिला फाइटर जेट पायलट है। मैंने दूसरी क्यों बोला? क्योंकि पिछले साल यानी कि 2021 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत इंडियन एयरफोर्स की झांकी का हिस्सा बनने वाली पहली महिला फाइटर जेट पायलट बनी थी। और इंडियन एयरफोर्स की झांकी की थीम क्या रही? भारतीय वायुसेना भविष्य के लिए बदल रही है। बाकी माविया सुदन जम्मू कश्मीर से इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट बनी। आश्रिता वी ओलेटी भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी थी। अच्छा, राफेल की बात है तो राफेल हमने कहां से लिए? फ्रांस से। इसे किस कंपनी ने बनाया? फ्रांस की डासोल्ट कंपनी ने। और इसे भारत में कहां से शामिल किया गया? अंबाला, हरियाणा से। और किस टुकड़ी में शामिल किया गया पूछेंगे तो गोल्डन स्क्वाड्रन नंबर 17 में। वैसे हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। और एयरफोर्स डे मनाते हैं 8 अक्टूबर को, ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी AVGC इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स। तो AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो आप सभी ने वो हाईटेक मूवीज देखी होंगी हॉलीवुड की, साइंस फिक्शन जो मूवीज होती है उसमें जो विजुअल इफेक्ट्स होते हैं वो जो एकदम असली जैसे लगते हैं, वो इसी पे आधारित होते हैं। तो आपको याद रखना है, अभी कर्नाटक इस तरह का AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और ये एशिया का सबसे बड़ा केंद्र भी है। अच्छा, अगर आपसे पूछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आविष्कार के लिए पेटेंट देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका। और बताओ, देश का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम ये कहां पे बना? तो आंसर होगा बंगलुरु में। और बताओ, दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा कहां पे लगाया गया? असम में। ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अब बताइए, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा केरल में। अच्छा, ग्राफीन क्या है? तो ग्रेफाइट की एक परत है ग्राफीन। ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है। और इसकी विशेषता क्या है? ये पूरे विश्व का सबसे पतला पदार्थ है, मतलब इसकी मोटाई नहीं है, एक एटम, एक अणु की जितनी इसकी मोटाई होती है, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत मजबूत होता है। अगर इसकी मजबूती को आप ऐसे उदाहरण से समझना चाहते हो तो आप ऐसे समझो, प्लास्टिक की पन्नी जितनी मोटी ग्राफीन की झिल्ली ले लो और उसके ऊपर कार रख दो, आपकी मोटर कार, मतलब 1500 किलो तक का वजन झेल सकती है ये, इतनी मजबूत है। अच्छा, केरल से आप मुझे बताइए, क्लासिकल डांस, केरल के क्लासिकल डांस कौन कौन से हैं? ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न होगा। और याद रखना, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहां पे स्थापित किया जाएगा? केरल में। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया गया, तो फिर आंसर हो जाएगा जयपुर में। 2021 की ये बात है। नवाचार मतलब इनोवेशन, इनोवेशन को बढ़ाने के लिए ये उद्घाटन किया था जयपुर में, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किसने पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो कब? अभी 27 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभासी रूप से यानी कि वर्चुअली पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो नेताओं के स्तर पर भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच यह अपनी तरह का पहला अनुबंध है, इसलिए क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं क्योंकि ये पहली बार है। और जब कोई भी चीज पहली बार होती है तो वो इंपॉर्टेंट तो होती है।
और मध्य एशियाई देशों से मैंने आपको बताया था इस बार हमारे गणतंत्र दिवस के मौके पर ये अतिथि होंगे, चीफ गेस्ट होंगे। लेकिन कोविड-19 के कारण ये नहीं आए, पिछले बार की तरह नहीं आए। पिछले बार भी कोविड-19 के कारण कोई नहीं आया था, इस बार भी नहीं आए। और अभी आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 17 जनवरी 2022 की बात है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस एजेंडा वर्चुअल इवेंट को भी संबोधित किया था। और पिछले साल अगस्त के महीने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक खुली बहस की अध्यक्षता करने वाले ये पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस राज्य में पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा केरल में। तो अभी केरल ने भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया है। तो इस बर्ड एटलस में 2015 से लेकर 2020 तक के आंकड़े होंगे और इसमें बताया गया कि इसमें पक्षियों की 361 प्रजातियां हैं। अच्छा आप तो ये बताओ, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। अच्छा बताओ, तमिलनाडु का अभी 16वां बर्ड सेंचुरी कौन सा बना था? काजू वैली वेटलैंड। और आपसे पूछे अगर 2021 का बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? अलेजांद्रो प्रीतो को। और देखो, बर्ड से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डे भी होता है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ये साल में 2 बार मनाया जाता है, एक तो मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो 2021 में 8 मई को और 9 अक्टूबर को मनाया था, जिसकी थीम क्या थी? सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। अच्छा पूछा जाए, नलबाना पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? ये आपको चिल्का लेक में मिलेगा और ये लेक आपको मिलेगी उड़ीसा में। अच्छा, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सलीम अली को। और इनकी कर्म स्थली है केवलादेव नेशनल पार्क, जो आपको मिलेगा भरतपुर राजस्थान में। वैसे इनके नाम से 2 पॉइंट और याद रख लो, सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में है, सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। अच्छा यूं बताओ आप तो, रेड डेटा बुक को कौन जारी करता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब आपके लिए एक प्रश्न हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है बताओ। हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां पे खोला गया? तो आंसर होगा गुड़गांव में। तो अभी 4 व्हीलर्स के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट्स की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया है। इससे पहले सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये नवी मुंबई में था, जहां पे 16 AC और 14 DC चार्जिंग पोर्ट्स थे। तो ये जो नया इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है, इसे टेक पायलटिंग कंपनी इलेक्ट्रीफाई प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। अच्छा अगर आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां पे खोला गया था, तो हिमाचल प्रदेश के काजा में। और वैसे वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को। और अभी टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्ट्रेशन के मामले में कौन सा राज्य टॉप पे था? तो उत्तर प्रदेश। और भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना है? फेम योजना। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। बताइए, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े केनाल लॉक का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा नीदरलैंड ने। तो अभी दुनिया के सबसे बड़े केनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह के एक छोटे से बंदरगाह शहर इजमुइडेन में किया गया। तो समुद्र के ताले का उद्घाटन डच राजा विलेन अलेक्जेंडर ने किया। ये 500 मीटर तो लंबा है और 70 मीटर चौड़ा है। तो इजमुइडेन लॉक को बड़े आधुनिक मालवाहक जहाजों को एम्स्टर्डम के बंदरगाह तक पहुंचने की अनुमति देने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। अच्छा अगर आपसे पूछा जाता कि अभी दुनिया की पहली शिप टनल ये कहां पे बनाई जाएगी, तो आंसर होगा नॉर्वे में। अच्छा बताओ, अभी दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील कहां पे खुला? तो आंसर होगा एम्स्टर्डम में। अभी नासा ने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पे बना? गुजरात के अहमदाबाद में, जिसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर है। पहले इसे मोटेरा स्टेडियम कहा जाता था। और अंटार्कटिका से सबसे बड़ा हिमखंड टूटा, उसका नाम क्या था? A76। और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहां पे शुरू हुआ? आइसलैंड में। उसका नाम क्या है प्लांट का? आर्का। और भारत में इस तरह का प्लांट शुरू किया था टाटा स्टील ने। बाकी नीदरलैंड की कैपिटल तो एम्स्टर्डम है, करेंसी यूरो है, प्रधानमंत्री है मार्क रुट। यहीं पे आपको अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर भी मिलेगा, हेग नीदरलैंड में। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं, एवरगिवेन जहाज ये किस नहर में फंसने के कारण चर्चा में था? तो आप जानते हो, स्वेज नहर। और स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है?
भूमध्य सागर को और लाल सागर को। और बताओ, अगर आपसे पूछा जाए पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है? पनामा नहर ये साउथ अमेरिका में है, ये अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। और सू नहर ये किन दो झीलों को जोड़ती है? ये भी इंपॉर्टेंट है, सुपीरियर और ह्यूरॉन झील को। सुपीरियर आप जानते ही हो, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो इतना आप ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी मिजोरम का पहला ओडीएफ प्लस गांव कौन सा बना? तो आंसर होगा दक्षिण मोबुआंग। तो मिजोरम में आइजोल जिले का ये दक्षिण मोबुआंग गांव अभी इसे ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया, यानी कि खुले में शौच मुक्त गांव। और याद रखना, 2021 में पिछले साल इस गांव को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जिसमें 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि इसने जीती थी। और इसी तरह से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा ओडीएफ प्लस गांव के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है, जहां पे सबसे ज्यादा ओडीएफ प्लस गांव आपको मिलेंगे? तो आंसर होगा तेलंगाना। और अगर आपसे पूछे भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा बना, तो आंसर होगा कुंभलांगी गांव, जो कि है केरल का। बताओ, अभी जम्मू कश्मीर के किस गांव को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया? तो आंसर होगा जेरी गांव। और जम्मू कश्मीर का ही है वेयान गांव, 100% यानी कि दोनों डोज लगाने वाला पहला गांव बना था ये। अच्छा, अभी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने तेलंगाना के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में चुना? पोचमपल्ली को। तो यह आप ध्यान रखना, पढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड को किसने जीता? तो आंसर होगा सुष्मिता सेन ने। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं ये सुष्मिता सेन, और अभी इन्हीं को वॉशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें उनके शो आर्या 2 के लिए एक टीवी सीरीज में एक महिला अभिनेता के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। बाकी नवदीप कौर अभी मिसेज वर्ल्ड 2022 में बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड मिला था इनको, ये उड़ीसा के राउरकेला से हैं। और अगर आपसे पूछे मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता, तो शाइलिन फोर्ड ने, जो कि अमेरिका की है। और हर्षाली मल्होत्रा, बजरंगी भाईजान जो मूवी आई थी उसमें जो मुन्नी का रोल किया था, अब ये मुन्नी बड़ी हो चुकी है और अभी इनको 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022 मिला। आलिया भट्ट, पेटा इंडिया ने 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना था आलिया भट्ट को। नाम ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, किसे आपदा प्रबंधन में उनके कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? तो आंसर होगा विनोद शर्मा को। तो देखो, ये जो पुरस्कार होता है ना, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये हर साल 2 कैटेगरी में दिया जाता है, संस्थागत श्रेणी में यानी कि इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में, और व्यक्तिगत श्रेणी में। तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ। संस्थागत श्रेणी में बात करोगे तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को, और व्यक्तिगत श्रेणी में बात करेंगे तो प्रोफेसर विनोद शर्मा को। अभी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। तो वैसे तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया गेट पर ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किए हैं 4 सालों के लिए, 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए। मैंने अभी आपको प्रश्न में 2022 का बताया, बाकी बता मैं आपको एक बार सारे देता हूँ। 2019 के लिए किसे चुना गया? 8वीं बटालियन एनडीआरएफ को। 2020 के लिए केएम सिंह और डीएमएमसी उत्तराखंड को। 2021 के लिए राजेंद्र भंडारी और सीड्स को। 2022 मैंने आपको बता दिया प्रोफेसर विनोद शर्मा और गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को। ये 2022 वाला आप याद रखना। बाकी ये नाम तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जिसमें से जेसी चौधरी तो हर बार मैं आपको बताता हूँ। अंक ज्योतिषी, न्यूमेरोलॉजी में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने जीता है, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। अनुकृति उपाध्याय, इन्होंने अपना नॉवेल है एक किंत्सुगी, उसके लिए सुशीला देवी अवार्ड 2021 जीता। और नीलमणि फूकन, ये असमिया कवि हैं, अभी 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्होंने जीता था। और पूछा जाए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता? दामोदर माउजो ने, ये कोंकणी उपन्यासकार है, ध्यान रखना ये भी। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसे नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा शिंजो अबे को। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं ये शिंजो अबे, जिनको अभी नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। वैसे आपको याद भी होगा 2021 की बात है, शिंजो अबे को देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे आप कहते हो पद्म विभूषण, उससे भी सम्मानित किया गया था। ये जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री भी हैं। अच्छा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे तो अभी हमने इनकी कौन सी जयंती मनाई है? 125वीं। कब? 23 जनवरी को, जिस दिन हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं 1921 में नेताजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे और उन्होंने ही स्वराज नाम से एक समाचार पत्र भी शुरू किया था। वैसे इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है द इंडियन स्ट्रगल, और इन्होंने एक नारा भी दिया था, जय हिंद का नारा इन्होंने दिया था। और उनका एक प्रसिद्ध नारा तो आप जानते ही होंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इसी के साथ नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा देते हुए आज़ाद हिंद फौज के रूप में जाने जाने वाली एक सेना का भी निर्माण किया था। और अभी आपको याद ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का भी अनावरण किया, जिसकी ऊंचाई 28 फीट और चौड़ाई है 6 फीट। बाद में इसे ग्रेनाइट की मूर्ति से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो देखो, अवार्ड वाला प्रश्न है, तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसने जीता था फोटो जर्नलिज्म के लिए, जिशान ए लतीफ ने। अभी ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता था, विरल देसाई ने। और 2021 का रामानुजन पुरस्कार किसने जीता था, नीना गुप्ता ने। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। अब आपको बताना है, अभी जनवरी 2022 में 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड यानी कि एशियन फिल्म कंपटीशन सेक्शन में भारत की किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता, तो आंसर होगा कुजंगल। और इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम क्या है, PS विनोद। इसके अलावा जयसूर्या को फिल्म सनी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला है। और आपको बता दूं कुजंगल के बारे में कि ऑस्कर 2022 के लिए भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री ये इसी फिल्म को दी गई थी। और इसी तरह से ऑस्कर 2021 में किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली थी भारत की तरफ से, जल्लीकट्टू को। जल्लीकट्टू एक प्रतियोगिता भी है, एक खेल भी है, किस राज्य का, तमिलनाडु का। बाकी अगर पूछा जाए मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस मराठी फिल्म ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर का अवार्ड जीता था, पगलिया। और 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला था छिछोरे को। और 66th फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था थप्पड़ मूवी को। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, ऑस्कर 2022 के लिए किस भारतीय फिल्म को शॉर्ट लिस्ट किया गया, तो आंसर होगा जय भीम और मराक्कर को। तो भारतीय मूवी है जय भीम और मराक्कर, इनको ऑस्कर 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर शॉर्ट लिस्ट किया गया है। और वैसे ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 3 भारतीय फिल्मों को ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जा चुका है। कौन कौन सी, मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान मूवी को। और आपको बता दूं, ये जो मराक्कर मूवी है इसे ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया गया था। और इस साल जो ऑस्कर होने वाले हैं वो इसका कौन सा एडिशन है, संस्करण है, 94th नंबर का। और पिछले साल जो ऑस्कर हुए थे वो 93rd नंबर के थे। उसमें भी आपको 4 पॉइंट तो याद रखने ही रखने हैं। एक तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था नॉमैडलैंड को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था एंथोनी हॉपकिंस को द फादर मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड को नॉमैडलैंड मूवी के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर थी क्लोए झाओ नॉमैडलैंड मूवी के लिए। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। अच्छा, अभी कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा 29 को। और इन विजेताओं में 15 लड़के हैं और 14 लड़कियां शामिल हैं। और ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हैं ये भारत सरकार के द्वारा 6 श्रेणियों में असाधारण क्षमताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले बच्चों को दिए जाते हैं। इस पुरस्कार में कितने की, 1 लाख रुपए की नगद पुरस्कार राशि भी दी जाती है। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर कुल कितने पुलिस कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक सहित राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा 939। और जिसमें भी मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर के पुलिस कर्मियों को सबसे ज्यादा पदक मिले हैं, 115 पुलिस पदक मिले हैं। इसके बाद CRPF को 30 मिले हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस को 10 मिले, उड़ीसा पुलिस को 9 मिले, महाराष्ट्र पुलिस को 7 मिले। तो सबसे ज्यादा किसको मिले, जम्मू कश्मीर पुलिस को। बताइए, जनवरी 2022 में खेलों में उत्कृष्टता के लिए नीरज चोपड़ा को कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो आंसर होगा परम विशिष्ट सेवा पदक। तो नीरज चोपड़ा, आप जानते हो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का पहला एथलेटिक्स गोल्ड पदक जीत करके इन्होंने इतिहास रचा था। और इस तरह से वो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड जीतने वाले पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट भी बने थे। जबकि निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के बाद व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले दूसरे भारतीय बने थे। और उन्होंने खेलों में उत्कृष्टता के लिए 2020 में विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त किया था और अभी उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। अच्छा, डेली करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते होंगे। अभी पद्म पुरस्कारों की घोषणा की, हम आगे भी पढ़ेंगे। आपको बताना है नीरज चोपड़ा को कौन सा सम्मान मिला है
पद्म भूषण, विभूषण या पद्मश्री? हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में किसे भारतीय तटरक्षक बल में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति तटरक्षक पदक से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा मनीष विशाल पाठक को। तो अभी मनीष विशाल पाठक को जनवरी 2022 में भारतीय तटरक्षक बल में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति तटरक्षक पदक से सम्मानित किया गया। अच्छा, वैसे हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें प्रमुख अभी कौन बने थे? वीरेंद्र सिंह पठानिया। और इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी कौन बनी थी? नुपुर कुलश्रेष्ठ। बाकी अगर आपसे पूछा जाए कि अभी भारत की पहली यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन कौन बनी? प्राजक्ता कोहली आंसर होगा। बताओ, अभी आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने किसे डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार दिया? सतीश अडिगा को। और अभी 7वां डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसने जीता था? वी प्रवीण राव ने। ये नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या है? हाल ही में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा इसका तो 4। और देखो, ये पद्म पुरस्कार कब दिए जाते हैं? हर साल 26 जनवरी को दिए जाते हैं। और हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। और इस साल ये किसी को भी नहीं दिया गया। फिर बात आती है पद्म पुरस्कारों की, तो इसमें आता है सबसे पहले पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण, फिर आता है पद्मश्री। तो देखो, पद्म विभूषण की बात करेंगे, 4 व्यक्तियों को दिया गया। ये याद रखने, चारों के चारों नाम। पद्म भूषण 17 को दिया गया। 17 में से जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा। और जो पद्मश्री है वो 107 लोगों को दिया गया। वो तो हम याद नहीं रख पाएंगे 107 तो उसमें भी जो महत्वपूर्ण है, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको बता दूंगा। फिर एक बार खुद से आप लिस्ट को जरूर से चेक कर लेना। उसमें भी अगर आपके अनुसार कोई नाम आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो उसे जरूर ध्यान रखना, लेकिन लिस्ट एक बार जरूर से देख लेना। पहले बात करते हैं पद्म विभूषण की। किन 4 व्यक्तियों को मिला? तो प्रभा अत्रे, ये महाराष्ट्र से हैं, कला के क्षेत्र में मिला इनको। राधेश्याम खेमका, ये उत्तर प्रदेश से हैं, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला। मरणोपरांत मिला इनको जनरल बिपिन, ये भारत के पहले सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आप जानते ही हो। अभी एक्सीडेंट हो गया था, इनका निधन हो गया। ये उत्तराखंड के थे, सिविल सर्विस कैटेगरी में मिला इनको। और कल्याण सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ये रह चुके, राजस्थान के गवर्नर भी ये रह चुके। और मरणोपरांत, अभी हमने पढ़ा था निधन हो गया इनका, मरणोपरांत मिला इनको लोक कल्याण क्षेत्र में, पब्लिक सर्विस पब्लिक वेलफेयर कैटेगरी में। तो 4 में से 3 मरणोपरांत मिल रहा है और एक ये जिंदा है, प्रभा अत्रे, इनको मिल रहा है। तो ये चारों तो नाम याद ही रखने हैं। बाकी चलते हैं पद्म भूषण की। हमने कहा कितनों को? 17 को दिया गया। 17 में से 5-6 नाम मैं आपको बता रहा हूं। एक तो गुलाम नबी आजाद को मिला पब्लिक अफेयर्स में, और ये नाम भी अभी चर्चा में रहा। इन्होंने ये ग्रहण कर लिया अवार्ड, और इनकी पार्टी के कुछ नेता हैं, उन्होंने इनके खिलाफ बोले। इनका नाम इसलिए न्यूज में था, तो ध्यान रखें आप, क्योंकि अक्सर जो न्यूज चर्चा में रहती है वो पूछ ली जाती है। बाकी राज महर्षि को मिला सिविल सर्विसेज में, सिविल सेवा में। सत्य नडेला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, इनको मिला। और उसी तरह से गूगल के सीईओ सुंदर पिचई को मिला। बाकी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के जो अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं, साइरस पूनावाला, उनको मिला। और कौन सी दवा बनाई इन्होंने? कोविशील्ड नाम की दवा बनाई है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना कोवैक्सीन को किसने बनाया है। एक ये देवेंद्र झाझड़िया का नाम अलग से याद रखना आप, ये खिलाड़ी है, पैरा खिलाड़ी है, ये राजस्थान से है, भाला फेंक से इनका संबंध है। अभी टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सिल्वर इन्होंने जीता था, इनको मिला पद्म भूषण। बाकी एक संजय राजा राम का नाम भी ध्यान रख लेना, इनको भी मरणोपरांत मिल रहा है। और ये नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस लिस्ट में ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के बाहर से हैं, बाहर रहते हैं मैक्सिको में। अब बात करते हैं पद्मश्री की। कितने हैं? 107 को। तो इसमें भी मैं 4-5 जो मुझे महत्वपूर्ण लगे मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि एक तो सिंगर हो गए, सोनू निगम का ध्यान रखना नाम, ये महाराष्ट्र में इनका रेजिडेंस है, वैसे है तो ये हरियाणा से। आपसे ये नहीं पूछेंगे ये कहां से है, बस आपसे नाम पूछेंगे, और ज्यादा से ज्यादा पूछ सकते हैं किस क्षेत्र में इनको मिला है, ये क्या है। क्योंकि इसी तरह से आप देखोगे प्रमोद भगत, तो जो लिस्ट आई हुई है उसमें इनका रेजिडेंस लिखा हुआ है उड़ीसा से, क्योंकि इनका वैसे जन्म से आप देखोगे तो ये बिहार से हैं। बाकी सोनू निगम नाम ध्यान रख लिया। अब जो 4-5 नाम मैं बता रहा हूं वो सारे खिलाड़ी हैं, और सारे नाम आपको याद है। वैसे अवनी लखेरा का नाम, शूटर है, ये राजस्थान की है, और राजस्थान ने आपको याद होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था इनको।
टोक्यो पैरालंपिक 2020 में गोल्ड जीता था इन्होंने। नीरज चोपड़ा ने भी गोल्ड जीता था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। इनका संबंध है भाला फेंक से, ये हरियाणा से है। कितनी दूर भाला फेंका था? 87.58 मीटर। और भाला फेंक दिवस हम कब मनाते हैं? कमेंट बॉक्स में टाइप करो। वंदना कटारिया का संबंध हॉकी से है। ये उत्तराखंड की है। उत्तराखंड की सरकार ने इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और प्रमोद भगत ये पैरा बैडमिंटन प्लेयर है। अभी टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड इन्होंने जीता था। तो ये नाम आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम है बुद्ध देव भट्टाचार्य, अभी इन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया? क्या नाम है इनका? कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे ये? पश्चिम बंगाल। तो बुद्ध देव भट्टाचार्य ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे और अभी इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया, लेकिन इन्होंने लेने से ही मना कर दिया। क्यों? क्योंकि इनका कहना था कि आपने हमें बताया नहीं पुरस्कार के बारे में, हमें रिटर्न आपको देना चाहिए था। और इतना ही नहीं, एक और है जिनका नाम है संध्या मुखोपाध्याय। ये गायिका है और इन्हें मिल रहा था पद्मश्री, पर इन्होंने भी लेने से मना कर दिया। तो इनके नाम अभी न्यूज में थे, ये आप ध्यान रखना। बाकी मैं आपको बता चुका हूं सारे कि भारत रत्न नहीं मिला, पद्म विभूषण 4 को, पद्म भूषण 17 को और पद्मश्री 107 को मिला है। जो भी इंपॉर्टेंट नाम थे वो भी मैंने आपको याद करवा दिए। और मैंने आपको फिर भी बोला है एक बार लिस्ट को आप जरूर से रीड कर लीजिएगा, चाहे 5 मिनट के लिए रीड करना, लेकिन रीड जरूर कर लेना ताकि सारे नाम एक बार आपकी नजरों के नीचे से निकल जाए। हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को अंतरराष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को 2010 से बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये टाइगर रिजर्व आपको तमिलनाडु के इरोड जिले में मिलेगा और अब इसमें आपको 80 टाइगर मिलेंगे। अच्छा, अभी जंगली बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए नेपाल के बर्दिया टाइगर रिजर्व को भी ये पुरस्कार मिला है। और ये पुरस्कार विश्व वन्यजीव कोष के द्वारा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा दिया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। तो TX2 पुरस्कार उन रिजर्व को दिया जाता है जो 2010 के बाद से बाघों की आबादी में उल्लेखनीय और औसत दर्जे की वृद्धि हासिल करते हैं। और आपको याद भी होगा पिछले साल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को समय से पहले बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए पहले TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट आया था 1973 में। और अभी भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा बना था? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो छत्तीसगढ़ का है। ये 53वें नंबर का, 53 नंबर का टाइगर रिजर्व बना था, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व। और इससे पहले 52वां कौन सा बना था? राजस्थान का रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य, जो आपको मिलेगा बूंदी में। अच्छा, इंटरनेशनल टाइगर डे कब होता है? 29 जुलाई को। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांखला को। अच्छा बताओ, अभी 2021 में कितने टाइगर रिजर्व को CATS मान्यता मिली थी? 14 टाइगर रिजर्व को। CATS मतलब कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। एक टाइगर रिजर्व और न्यूज में था अभी, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, क्योंकि विश्व धरोहर की संभावित सूची में इसे शामिल किया गया था और अर्थ हीरोज पुरस्कार जीता था अर्थ गार्जियन श्रेणी में। अच्छा, आप तो ये बताओ, केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना के बारे में आपने सुना होगा। उसके बीच में कौन सा टाइगर रिजर्व आ रहा है, यानी कि इस परियोजना से कौन सा टाइगर रिजर्व प्रभावित होगा? तो पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। और इस केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना में पानी कहां से कहां जाना है? बताया था मैंने आपको, केन से बेतवा नदी में। और अगर आपसे पूछा जाए माता टीला परियोजना किस नदी पर है, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैंने आपको 2-3 बार बता दिया। तो माता टीला परियोजना याद रखना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। अच्छा बताओ, अभी किस फिल्म ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा स्ट्रीट स्टूडेंट। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में तेलुगु लघु फिल्म है स्ट्रीट स्टूडेंट, उसको प्रथम पुरस्कार मिला है। अच्छा, आप तो ये बताओ कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अभी पिछले साल जून की बात है, चेयरमैन कौन बने थे? अरुण कुमार मिश्रा। और अभी आपको याद होगा जनवरी में 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता था? तो आंसर होगा कुझांगल ने। और अभी नवंबर 2021 में ही जो 52वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन हुआ था गोवा में, उसमें जापानी फिल्म है रिंग वॉन्डरिंग, उसने गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता था।
और जो छठे ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल 2021 हुए थे उसमें साउथ अफ्रीका की फिल्म है बराकत और रशियन फिल्म है द सन अबाउ मी नेवर सेट्स, इसने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था। बाकी मैंने आपको बताए थे 93rd नंबर के जो ऑस्कर हुए थे 2021 में, उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था नॉमैडलैंड ने। बेस्ट एक्टर रहे थे एंथोनी हॉपकिंस द फादर मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड नॉमैडलैंड मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर कौन रही थी? क्लोए झाओ नॉमैडलैंड मूवी के लिए। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। फिर बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी किस देश ने अपनी राजधानी को नूसंतारा में बदलने का निर्णय लिया? तो आंसर होगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को जकार्ता से नूसंतारा में बदलने का फैसला किया है। और नूसंतारा के बारे में आपको बता दूं, ये बोर्नियो द्वीप पर कालीमंतन के जंगल के भीतर एक स्थल है और इसे इसलिए चुना गया क्योंकि वे इंडोनेशिया के भूगोल को दर्शाता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित है। जबकि जकार्ता ये इंडोनेशिया का वाणिज्यिक और वित्तीय केंद्र यानी कि कमर्शियल और फाइनेंशियल सेंटर बना रहेगा। और ऐसा भी कहा गया था, हमने पढ़ा था कि जकार्ता अगले 30 सालों में यानी कि 2050 तक पानी में डूब जाएगा, इसलिए भी इसकी राजधानी चेंज करी जा रही है। तो क्यों चेंज करी जा रही है ये आपको याद नहीं रखना है। आपको क्या याद रखना है कि जकार्ता से बदल के क्या कर दी गई इसकी कैपिटल नूसंतारा। अच्छा, आपको एक पॉइंट बताता हूं, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था कि जो भारत है वो G20 ट्रोइका में शामिल हो गया है। तो अब इसमें 3 देश हो गए, इंडोनेशिया, इटली और भारत। देखो, इंडोनेशिया की कैपिटल तो हमने कहा अब नई हो गई है नूसंतारा। करेंसी क्या चलती है? इंडोनेशियाई रुपया और प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। इंडोनेशिया के साथ में हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? तो समुद्र शक्ति करते हैं, गरुड़ शक्ति करते हैं और मित्र शक्ति किसके साथ करते हैं? श्रीलंका के साथ में। जबकि शक्ति हम फ्रांस के साथ करते हैं। और अगर आपसे पूछें कि 2021 का इंडोनेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट को किसने जीता, तो पुरुषों में तो केंटो मोमोटा ने जीता था जो कि जापान के बैडमिंटन प्लेयर है। और महिलाओं में एन सेयोंग ने जीता था जो कि साउथ कोरिया की प्लेयर है। और कैपिटल बदलने से आपको याद आएगा एक देश जिसका नाम है कजाकिस्तान। वैसे उसने अपनी कैपिटल को तो चेंज नहीं किया था, लेकिन अपनी कैपिटल के नाम को बदल लिया था। पहले उसकी कैपिटल हुआ करती थी अस्ताना, बाद में बदल करके नूर सुल्तान कर दिया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में खोजी गई वर्षा मेंढक की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो आंसर होगा ग्रेटा थनबर्ग के नाम पे। तो अभी पनामा जंगल में खोजी गई वर्षा मेंढक की एक नई प्रजाति का नाम याद रखना, स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पे रखा गया है। तो अब इस प्रजाति को प्रिस्टीमोटिस ग्रेटा थुनबर्ग के नाम से जाना जाएगा, या इसे लोकप्रिय रूप से ग्रेटा थुनबर्ग रेन फ्रॉग के रूप में जाना जाएगा। वैसे आपको बता दूं, ग्रेटा थनबर्ग आप जानते हो, इन्हें कुछ समय पहले मानवता के लिए दिया गया था गुलबैंकियन अवार्ड और इन्हीं को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार भी मिला था। इन्हें ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 भी मिला था। और इससे पहले भी कुछ कीड़े मकोड़ा का नाम इनके ऊपर ही रखा गया था, जैसे कि एक बीटल है, कीट जिसे आप बोलते हो हिंदी में, उसका नाम भी इनके नाम पे रखा गया था। नाम था नेलोप्टोड्स ग्रेटी। एक घोंगा, घोंगा मतलब स्नेल, उसका नाम भी इनके नाम पे रखा था। क्या नाम था? क्रास्पेडोट्रोपिस ग्रेटा थुनबर्ग। वैसे सचिन तेंदुलकर के नाम पे भी एक मकड़ी का नाम रखा था जिसका नाम था मारेंगो सचिन तेंदुलकर। नाम भी क्या शानदार रखा है, मारेंगो सचिन तेंदुलकर। ये मस्ती मत करने, तो मारेंगो सचिन तेंदुलकर अच्छा है। चलिए बढ़ते आगे। फिर बताइए, आईपीएल के आरपी संजीव गोयनका ग्रुप के स्वामित्व वाली लखनऊ फ्रेंचाइजी को क्या कहा जाएगा? तो आंसर होगा लखनऊ सुपर जायंट्स। मतलब सीधी सी बात है, हम लोगों ने पढ़ा था 2022 में जो आईपीएल होने वाले, कहाँ पे होने वाले? भारत में। एक तो ये भी याद रखना, उसमें 2 नई टीमों को शामिल किया गया, अहमदाबाद और लखनऊ टीम को। तो इस लखनऊ टीम को नाम मिल गया अपना, या इसका नाम क्या है? लखनऊ सुपर जायंट्स। और इसके कप्तान कौन है? केएल राहुल है। और देखो, आईपीएल की बात चल रही है, मैं आपको बता दूं 2021 में जो आईपीएल हुए थे उसके फाइनल यूनाइटेड अरब अमीरात में खेले गए थे। किसने जीता था? चेन्नई सुपर किंग ने। उप विजेता कौन रहा था? यानी कि किसको हराया था चेन्नई सुपर किंग ने? कोलकाता नाइट राइडर्स को। और इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे हर्षल पटेल जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हैं। 2 कैप मैंने आपको याद रखने के लिए कहा है, पर्पल कैप और ऑरेंज कैप। पर्पल कैप दी जाती है जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं, वो मिली थी हर्षल पटेल को ही। और ऑरेंज कैप दी जाती है जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं, वो मिली थी ऋतुराज गायकवाड़ को जो कि चेन्नई सुपर किंग के हैं।
और 2023 से आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन बनेगा? टाटा ग्रुप बनेगा। किसकी जगह लेगा? वीवो की जगह लेगा। ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया? टाटा प्ले। तो देश की जानी मानी डीटीएच सर्विस टाटा स्काई का नाम बदल दिया गया है। साथ ही अब इसमें एक नई सर्विस भी ऑफर की जाएगी, और वो क्या है कि अब टाटा प्ले पर नेटफ्लिक्स का भी सपोर्ट मिलेगा। तो टाटा स्काई बन गया टाटा प्ले। याद रखना। बढ़ते आगे। बताइए, हाल ही में ऑपरेशन खात्मा नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर ने। तो अभी ऑपरेशन खात्मा नाम से एक नई बुक रिलीज की गई है, जिसे दो पत्रकारों ने मिलकर लिखा है। उन पत्रकारों के नाम है आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर। और ऐसे ही आपको एक और बुक याद आएगी, ऑपरेशन खुकरी। 2021 में ये बुक आई थी, जिसे आपको याद होगा बिपिन रावत जी ने रिलीज किया था। और उसे किसने लिखा था? राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया ने। तो वो भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताना है आपको, द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा तुहीन एस सिन्हा और अंकिता वर्मा ने। और अभी महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है, जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। किसने लिखा? याद रखना, तुहीन एस सिन्हा और अंकिता वर्मा ने। और बिरसा मुंडा, इनकी जयंती होती है कब? 15 जनवरी को। और 15 जनवरी को एक नया दिन मनाना हम लोगों ने शुरू किया है, जनजातीय गौरव दिवस। ये आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में ये प्रश्न आएगा। जो प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न उठ के आएंगे ना, वो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, उनको ध्यान रखना। और वैसे भारत का जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है उड़ीसा के राउरकेला में, उसका नाम भी बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया। बिरसा मुंडा के नाम पे आपको एक एयरपोर्ट भी मिल जाएगा। कहां पे? रांची, झारखंड में। तो ये कुछ डायरेक्ट स्टैटिक प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताना है, द एंजल्स ऑफ कैलाश नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा शुभिरा प्रसाद ने। बाकी अगर आपसे पूछा जाए, ममता बियॉन्ड 2021 नाम की बुक को किसने लिखा था? जयंता घोषाल ने। प्राइड प्रेजुडिस पुंडित्री नाम की बुक को किसने लिखा था? डॉक्टर शशि थरूर ने। और कुकिंग टू सेव योर लाइफ नाम की बुक को लिखा था अभिजीत बनर्जी ने। ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अब आपको बताना है, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा रस्किन बॉन्ड ने। लेखक है रस्किन बॉन्ड, और इनकी ये नई बुक आई है जिसका नाम है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा चलिए बताइए, रतन टाटा जी की जीवनी आएगी अभी, जिसका नाम है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। और इस बुक को किसने लिखा है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, अभी रतन जी को किस राज्य ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? असम ने। उस सम्मान का नाम है असम वैभव। बाकी हमारी जो महिला व बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, इनका पहला नॉवेल आया है जिसका नाम है लाल सलाम। और द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे नाम की बुक को लिखा है भास्कर चट्टोपाध्याय ने। ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताओ, इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज नाम की बुक का विमोचन किसने किया, यानी कि किसने रिलीज किया? तो आंसर होगा मीनाक्षी लेखा ने। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री हैं ये मीनाक्षी लेखा, जिन्होंने अभी देश की भूली बिसरी महिला स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि के रूप में इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज नाम से एक चित्रात्मक कॉमिक्स को लॉन्च किया है। तो इस बुक में उन महिलाओं के जीवन के बारे में बताया गया जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और पूरे देश में विद्रोह की लौ जलाई थी। बाकी हमारी महिला व बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? इनका पहला नॉवल आया था लाल सलाम नाम से। अरुंधति भट्टाचार्य। इनडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप नाम की बुक को लिखा। सलमान खुर्शीद सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन अवर टाइम्स नाम की बुक को लिखा। बढ़ते आगे। अब बताइए, द $10 ट्रिलियन ड्रीम नाम की बुक को किसने लिखा? सुभाष चंद्र गर्ग ने। भारत के पूर्व वित्त सचिव हैं ये सुभाष चंद्र गर्ग, और अभी इन्होंने ही अपनी पहली बुक लिखी है जिसका नाम है द $10 ट्रिलियन ड्रीम। तो इस बुक में उन महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों के बारे में बताया गया है जिनका भारत आज सामना कर रहा है, और 2030 के मध्य तक इसे $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए सुधारों का सुझाव देती है ये बुक। अभी आपको याद है बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर ये बुक है। किसने लिखी? चंद्रचूड़ घोष ने। ममता बियॉन्ड 2021 नाम की बुक को लिखा था जयंत घोषाल ने। और द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नाम की बुक लिखी संजू वर्मा ने। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 23 जनवरी को। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है।
उसी को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार उनकी 125वीं जयंती थी। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड एक बुक अभी न्यूज में थी जिसका नाम है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। बताओ इसको किसने लिखा। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, राष्ट्रीय बालिका दिवस ये कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाते हैं भारत में हर साल नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में। और इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? लड़कियों के द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं पर ध्यान केंद्रित करना, बालिकाओं की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके पोषण को बढ़ावा देना और बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना। पहली बार इसको सन 2008 में मनाया गया था। अब ये तो हो गया नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। अब एक इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी होता है, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, जो कि 11 अक्टूबर को होता है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ये कब और कहां से शुरू हुआ था? तो जब भी हरियाणा को हम पढ़ते हैं, मैं आपको हमेशा बताता हूं डेली करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में कि इसको हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया था 22 जनवरी 2015 को। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। अब आपको बताना है अभी अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 जनवरी को। पहली बार इसे 2019 में मनाया गया था। तो तब से हर साल 24 जनवरी को ही हम ये इंटरनेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाते आ रहे हैं। याद रखना। इसकी थीम क्या है? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। अब एक नेशनल एजुकेशन डे की भी बात कर ले, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जो कि 11 नवंबर को मनाया जाता है। भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनकी जयंती होती है 11 नवंबर को। और मौलाना अबुल कलाम आजाद से एक प्रश्न मैंने आपको बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? यही थे। तो इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, आपको बताना है अभी कहां पे 44वां कोकबो रोग दिवस ये मनाया गया? तो आंसर होगा त्रिपुरा में, कोकबो रोग दिवस। और इसे त्रिपुरा में कोकबो रोग भाषा के विकास का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। तो त्रिपुरा में कोकबो रोग भाषा के विकास का जश्न मनाने के लिए मनाया जाने वाला एक त्योहार है ये। अभी कब मनाया इसको? अभी 19 जनवरी 2022 को मनाया गया था 44वां कोकबो रोग दिवस। तो याद रखना, ये कोकबो रोग त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है और कोकबो रोग को पहले त्रिपाक कोक के नाम से जाना जाता था। अच्छा, अभी त्रिपुरा का स्थापना दिवस भी मनाया गया था जनवरी में। कब? 21 जनवरी को 50वां स्थापना दिवस मनाया था। और वैसे 3 राज्यों का स्थापना दिवस होता है 21 जनवरी को, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर। देखो, त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है, मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव और गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? आंसर होगा 26 जनवरी को। हर साल आप इसे 26 जनवरी को ही मनाते हो इंटरनेशनल कस्टम्स डे के रूप में। और इसकी थीम क्या रही? एक डेटा संस्कृति को अपनाने और एक डेटा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके सीमा शुल्क डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाना। और आपसे पूछे कि वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये आप ही को बताना है। हिंट आपको मिल जाएगी जरूर। जहां पे नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का है, जहां पे यूरोपियन यूनियन का है, वहीं पे इसका है। अब बताओ। बढ़ते आगे। बताओ, अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया? आंसर होगा 27 जनवरी को। तो हर साल याद रखना, 27 जनवरी को प्रलय से पीड़ित लोगों को याद करने के लिए यह अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। थीम क्या रही? मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 जनवरी को। तो याद रखना, हर साल 28 जनवरी को डेटा प्राइवेसी डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या रही? प्राइवेसी मैटर्स। और एक प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछा था, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि निजता के अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार घोषित किया गया था? तो आंसर होगा अनुच्छेद 21, यानी कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21। अच्छा बताइए, अभी शहीद दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 30 जनवरी को। एक्चुअली में 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि होती है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की गोली मार करके हत्या कर दी थी। तो इसी दिन को हम शहीद दिवस यानी कि मार्टियर्स डे के रूप में मनाते हैं। कि हम 23 मार्च को भी तो शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर लटका दिया गया था, इसीलिए। अब यहां से एक और प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लेप्रोसी डे। तो ये जनवरी के लास्ट संडे को मनाया जाता है। तो 2022 में ये दिन कब आ रहा है? 30 जनवरी को ही आ रहा है। तो यानी कि 30 जनवरी को इस बार हम विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस के रूप में मना रहे हैं, यानी कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे। इसकी भी थीम है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। अच्छा, कुष्ठ रोग का ही दूसरा नाम क्या है?
हैंसन रोग। ये याद रखना, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। कौन सा बैक्टीरिया? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। और इस बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? हैंसन ने। इसीलिए तो इसको हम हैंसन रोग भी कहते हैं। और यहीं से आप लिंक करके याद रख सकते हो, इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? एसिड रेन को, अम्लीय वर्षा को। और इसमें होता है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। इसका पीएच मान कितना होता है? 5.4 होता है। अच्छा, आप तो ये बताओ, चेचक का टीका किसने खोजा था? चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स। और रेबीज का टीका किसने खोजा था? तो चेचक का तो खोजा था एडवर्ड जेनर ने, और रेबीज का लुई पास्चर। चलो ये बता दो, रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया अभी? तो 30 जनवरी को ये 2 दिन याद रखना, शहीद दिवस यानी कि मार्टियर्स डे, और वर्ल्ड लेप्रोसी डे यानी कि विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस। वैसे 30 जनवरी को विश्व अपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाते हैं हम। और 25 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी इस दिन, 25 जनवरी 1950 में। और पहली बार इस दिन को कब मनाया गया था? 2011 में। इस बार की थीम क्या रही? मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। हिंदी में बोलेंगे तो चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना। वैसे आपको बता दूं, 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश ने भी अपना स्थापना दिवस मनाया है। अच्छा, आप तो ये बताओ कि वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो आंसर होगा सुशील चंद्रा। और स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और वैसे पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, रमा देवी थी। याद रखना ये। बढ़ते आगे। अब बताइए, 25 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, नेशनल टूरिज्म डे की थीम क्या है? तो आंसर होगा रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। अच्छा, ये तो हो गया नेशनल टूरिज्म डे। एक वर्ल्ड टूरिज्म डे भी होता है, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस, जो कि 27 सितंबर को मनाते हैं। बाकी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी याद रख लो, मैड्रिड स्पेन में है। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी केंद्र सरकार ने कोयला क्षेत्र से संबंधित मुख्य प्रदर्शन संकेतक साझा करने के लिए अभी कौन सा पोर्टल शुरू किया? तो आंसर होगा कोयला दर्पण। मतलब जैसे कि कोयले का उत्पादन कहाँ पे होता है, कोयले के भंडार कहाँ पे है, कोयले की खरीद कहाँ पे है, तो कुल मिलाकर ये सभी जानकारी आपको एक ही जगह पर मिल सके, उसके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। नाम क्या है? नाम ध्यान रखना आप, कोयला दर्पण। अच्छा, हमारे कोयला मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी है। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। आपको पता है कोयले के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एग्जाम में ये नाम आपको आगे पीछे करके दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि सबसे बढ़िया कोयला कौन सा है। बढ़िया से मतलब है किसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा है। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में चलेंगे, ए से एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा है, फिर आता है बिटुमिनस, फिर आता है लिग्नाइट, फिर आता है पीट। नीचे जाओगे तो क्वालिटी डाउन होती जाएगी। एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा 90% तक होती है। अच्छा, एक प्रश्न यह भी बनता है, भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा कोयला पाया जाता है? तो आंसर होगा बिटुमिनस। और पूछा जाए कोयले की खान से कौन सी गैस निकलती है? तो आंसर होगा मीथेन। अच्छा, एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। भारत के पहले उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मिथेनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहां पे किया गया? इंग्लिश में पूछेंगे तो हाई एश कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मिथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट कहां पे खोला गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में। और अगर आपसे पूछे सेंट्रल कोल फील्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? रांची में है। और बताओ कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? झारखंड के धनबाद को। ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, जनवरी 2022 में लोकसभा सचिवालय ने संसद और उनके सांसदों की कार्रवाई की जानकारी हासिल करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा डिजिटल संसद। अच्छा, वर्तमान में हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन है? लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला। और कौन सी लोकसभा है? 17वीं लोकसभा। तो अभी ओम बिरला जी ने ही ये एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है डिजिटल संसद। मतलब संसद और संसदीय कार्रवाई को आम जनता देख सके और जान सके कि उनके संसद सदस्य वे किस बहस में भाग ले रहे हैं और वे क्या कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन का नाम याद रखना। हमने कहा हमारी वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ये कोटा बूंदी सीट से सांसद हैं। अच्छा, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर। और पहली महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार थी। एक्चुअली में अभी तक 2 ही महिलाएं स्पीकर रही हैं, पहली मीरा कुमार थी और दूसरी कौन थी? सुमित्रा महाजन।
और वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार है। और अगर आपसे पूछा जाए कि संसद का उल्लेख संसद के किस अनुच्छेद में है, तो 79 में। राज्यसभा का उल्लेख है 80 में और लोकसभा का उल्लेख है 81 में। तो ऐसे याद कराया था 79, 80, 81। संसद, राज्यसभा, लोकसभा। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। अभी उन्होंने धर्मशाला में अपना कांगड़ा नाम से एक एप्लीकेशन को और सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूहों के द्वारा हस्तशिल्प की शुरुआत की। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है? पर्यटकों को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करना और स्थानीय हस्तशिल्प की बिक्री को बढ़ावा देना। वैसे अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने मवेशियों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री हिम केयर योजना भी शुरू की है। और ये कांगड़ा है ना, कांगड़ा पेंटिंग है एक, हिमाचल प्रदेश में है ये कांगड़ा पेंटिंग, जिसको जीआई टैग भी मिल चुका है। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अब आपको बताना है रशिया, चाइना और किस देश की नौसेनाओं ने नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 का आयोजन किया? तो आंसर होगा ईरान। मतलब रशिया, चाइना और ईरान, इन तीनों की नौसेनाओं ने मिलकर के एक नौसैनिक अभ्यास किया है जिसका नाम है चीरू 2022। यहाँ पे CH मतलब चाइना हो गया, I मतलब ईरान हो गया, RU मतलब रशिया हो गया। अच्छा, किया कहां पे? ओमान की खाड़ी में। अच्छा, वैसे ओमान के साथ हम कौन सा अभ्यास करते हैं? अल नगाह नाम का एक्सरसाइज करते हैं। अभी नसीम अल बहर नाम का एक्सरसाइज भी किया था हमने। और रशिया के साथ अभी हमने पैसेक्स नाम का एक्सरसाइज किया था, 2022 की बात है, अरब सागर में। और इंदिरा नाम की ट्राई सर्विस एक्सरसाइज भी हम रशिया के साथ ही करते हैं। अच्छा, ईरान से तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बनेगा कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नवा मेंबर कौन सा बना? तो आंसर होगा ईरान। और नए मेंबर से आपसे पूछा जाएगा भी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया, या यूं कह दूं नवा मेंबर कौन सा बना था? मिस्र था, इजिप्ट। एक्चुअली में 2021 में 4 देश इसमें जुड़े थे, यूनाइटेड अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश। ये तीनों एक साथ जुड़े थे और फिर बाद में जुड़ा था इजिप्ट। तो अगर पूछे सबसे नया मेंबर कौन सा है, तो आंसर होगा इजिप्ट। और ईरान में ही आपको चाबहार बंदरगाह भी मिलेगा जिसे भारत ने बनाया है। अच्छा, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी, इनको जोड़ने वाली जल संधि को क्या कहा जाता है? यह भी अच्छा प्रश्न है, बताओ। तो आंसर होगा हॉर्मुज जल संधि। ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में भारतीय नौसेना का प्रमुख जहाज एवं सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल से लैस INS खुक्करी को किसे सौंपा गया? तो आंसर होगा दीव। तो INS खुक्करी की बात करते हैं तो सबसे पहले इसे कब शामिल किया गया था? 1989 में। और इसे कब डीकमीशन यानी कि सेवा मुक्त कर दिया गया? 2021 में। इसका निर्माण किसने किया था? मझगांव डॉक लिमिटेड ने। तो अब सेवा मुक्त करने के बाद इसे दीव प्रशासन को सौंप दिया ताकि वे इसे पूर्ण संग्रहालय यानी कि म्यूजियम के रूप में विकसित कर सकें। उन्होंने मांगा था इसे हमें दे देना और हमने उनको दे दिया। अच्छा, INS विक्रांत के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है ये। और INS राजपूत, अभी इसे कहां से डीकमीशन किया गया था? विशाखापत्तनम से। याद रखना, भारत का पहला विध्वंसक जहाज है ये। और INS विराट को ही ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है। इसे हमने इंग्लैंड से लिया था, वैसे इसे भी अभी डीकमीशन कर दिया है। और INS ध्रुव भी याद रखो, भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है ये। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, जनवरी 2022 में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? तो आंसर होगा पश्चिमी लहर। तो याद रखना, अगर पूछे आपसे कि पश्चिमी लहर क्या है, तो ये एक नौसैनिक अभ्यास है। कहां पे किया गया? अरब सागर में पश्चिमी घाट पर। जिसका उद्देश्य क्या है? भारत की सुरक्षा ताकत का प्रदर्शन करना। और इसी तरह से आपको याद होगा, हमारी तीनों सेनाएं मिलकर के एक एक्सरसाइज करती है जिसका नाम है एम्फेक्स। अभी पिछले साल भी किया था एम्फेक्स 2021। कहां पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो ध्यान रखना। ये पढ़ते आगे। फिर बताइए, 23 से लेकर 28 जनवरी 2022 तक होने वाला ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध किससे है? BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना, उसके द्वारा ही एक ऑपरेशन चलाया जाता है जिसका नाम है ऑपरेशन सर्द हवा। और क्यों चलाया जाता है? तो देखो, आपको पता है हमारी जो BSF है वो कहां पे हमारी रक्षा करती है? भारत पाकिस्तान की सीमा पर हमारी रक्षा करती है। सो सर्दियों में क्या होता है? कोहरा पड़ता है और कोहरे के समय दोनों के बीच में जो फेंसिंग है, ताड़बंदी है, वहां से घुसपैठ बढ़ जाती है। तो उस घुसपैठ को रोकने के लिए, उसकी निगरानी को बढ़ाने के लिए यह ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया जाता है। और अभी ये 23 से लेकर 28 जनवरी के बीच में चलाया गया। किसके द्वारा? BSF के द्वारा।
और इसी तरह से गर्मियों में भी जब लू चलती है उस समय भी ये ऑपरेशन चलता है, तब उसका नाम हो जाता है ऑपरेशन गर्म हवा। देखो बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? पंकज कुमार सिंह है, ये भी नए बने थे। और बीएसएफ दिवस हमने कब मनाया था? 1 दिसंबर को। अभी 2021 में जो मनाया था वो इसका कौन सा संस्करण था? 57वां, 57th। देखो कुछ नाम मैं आपको और बता रहा हूं, ये सारे इंपॉर्टेंट नाम है और नए हैं सारे के सारे। आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के नए डायरेक्टर जनरल बने कौन? संजय अरोड़ा। और इनको अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज दिया गया सशस्त्र सीमा बल का। और सीआईएसएफ की बात करेंगे तो इसके नए डायरेक्टर जनरल बने थे शीलवर्धन सिंह। सीआरपीएफ के भी नए बने थे कुलदीप सिंह। असम राइफल्स के प्रमुख कौन है? प्रदीप चंद्रन नायर। और असम राइफल्स का हेडक्वार्टर पूछेंगे तो शिलोंग में है, मेघालय की जो कैपिटल है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल भी बने थे, उनका नाम है M.A. गणपति। ध्यान रखना ये सारे नाम, बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में समुद्री अभ्यास है नेपच्यून स्ट्राइक 2022, इसका आयोजन कहां पे किया गया? भूमध्य सागर में। और किसने किया? नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों ने इस समुद्री अभ्यास का आयोजन किया जिसका नाम है नेपच्यून स्ट्राइक 2022। कहां पे? भूमध्य सागर में, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेडिटेरियन सी। कब से कब तक चला? 24 जनवरी 2022 से 4 फरवरी तक। और इस अभ्यास को करने का उद्देश्य क्या रहा? नाटो की समुद्री क्षमताओं का परीक्षण करना। वैसे अभी अरब सागर में एक पैसेज नाम का एक्सरसाइज हुआ था जो किया था रशिया और भारत ने मिलकर के। नाटो मतलब नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 4 अप्रैल 1949 में। कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 30। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ब्रुसेल, बेल्जियम में। और वैसे यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? आंसर होगा 85। तो अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बर्लिन, जर्मनी में, इसने अभी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 को जारी किया है, जिसमें भारत 180 देशों में से 85वें 85 नंबर पे है। तो ये जो इंडेक्स है ये बताता है कि सार्वजनिक स्तर पर कितना भ्रष्टाचार है। और इसमें टॉप पे कौन है? टॉप पे है डेनमार्क, सेकंड नंबर पे फिनलैंड, थर्ड नंबर पे न्यूजीलैंड। डेनमार्क टॉप पे होने का मतलब हो गया यहां पे सबसे कम भ्रष्टाचार है। और भारत 85 नंबर पे है। पिछली बार जो यानी कि 2020 में जो रैंकिंग आई थी उसमें भारत 86 नंबर पे था। अच्छा, भ्रष्टाचार से रिलेटेड एक डे आपको याद आया होगा, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर को मनाते हैं। क्या थीम रही? योर राइट योर रोल, से नो टू करप्शन। और अगर आपसे पूछा जाए कि बाइडेन प्रशासन ने किसे एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड के लिए चुना था, तो आंसर होगा भारतीय समाज सेवी अंजलि भारद्वाज को। ये ध्यान रखना। आप पढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस 2022 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी रही है? तो आंसर होगा एप्पल। तो ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार एप्पल 2022 में भी सबसे मूल्यवान ब्रांड बना हुआ है। तो फर्स्ट नंबर पे एप्पल, दूसरे नंबर पे अमेजन, तीसरे नंबर पे गूगल और चौथे नंबर पे है माइक्रोसॉफ्ट। देखो एप्पल के सीईओ कौन है? टिम कुक है। अमेजॉन के सीईओ पूछेंगे तो एनडीजेसी, गूगल के सीईओ सुंदर पिचई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला। आपको याद है हमने पढ़ा था सत्या नडेला और सुंदर पिचई, इन दोनों को कौन सा सम्मान मिला? चलिए ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न है। ये तो बता दो कि पद्म पुरस्कार मिला है, क्योंकि इस बार भारत रत्न मिला ही नहीं है। तो पद्म पुरस्कारों में भी कौन सा, पद्म भूषण, विभूषण या पद्म श्री मिला है इनको, ये आपको बताना है। और एप्पल से याद होगा अभी $3 ट्रिलियन के मार्केट कैप को छूने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है ये एप्पल, जिसकी स्थापना होती है 1976 में, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में है, सीईओ टिम कुक है। अच्छा, टॉप 100 में भारत की क्या कोई कंपनी है? हाँ, एकमात्र कंपनी है टाटा, और ये दक्षिण एशिया में तो टॉप पर है। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, आपको बताना है अभी एक रिपोर्ट आई थी अंकटाड की, उसके अनुसार 2021 में भारत में एफडीआई प्रवाह कितने प्रतिशत तक घटा है? तो आंसर होगा 26%। तो अभी अंकटाड ने एक रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट का नाम है इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट। और उसके अनुसार भारत में जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो 2021 में 2020 की तुलना में 26% तक कम हुआ है। अंकटाड की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और हां, अंकटाड की अभी पहली महिला प्रमुख कौन बनी थी? रेबेका ग्रिंसपेन बनी थी। ध्यान रखना। बढ़ते आगे।
बताइए, अभी दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति थे सैटर्निनो डे ला फुएंते। इनका 112 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये किस देश के थे? ये स्पेन के थे। दुनिया के सबसे बुजुर्ग पुरुष व्यक्ति, नाम था सैटर्निनो डे ला फुएंते। अभी 112 वर्ष और 341 दिन की आयु में इनका निधन हो गया। स्पेन से थे ये। अब देखो, जो मैं आपको चीजें कोरिलेट करता हुआ लिंक करा करके चीजें मैं आपको याद कराता हूं, उसकी ताकत क्या है, उसकी पावर क्या है। जैसे मैंने बोला होगा, दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति का निधन हो गया, आपका माइंड प्रोसेस करने लग गया होगा या आपके माइंड में एक लाइन चलने लग गई होगी कि अभी दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला का भी तो निधन हुआ था, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम था फ्रांसिस्का सुसानो। उनकी मृत्यु हुई थी या उनका निधन हुआ था 124 वर्ष की उम्र में, और वो आखिरी जीवित महिला थी जिनका जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ था। इसलिए उनका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वे फिलीपीन से थी और उन्हें प्यार से लोग क्या कहते थे? लोला। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, आर नागास्वामी का निधन हो गया। इनका संबंध क्या किससे था? पुरातत्व आर्कियोलॉजिस्ट थे ये, और अभी इनका निधन हो गया। ये तमिलनाडु से थे, मतलब आप कह सकते हो तमिलनाडु सरकार के पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक थे ये, और 2018 में इनको पद्म भूषण भी मिला था। और अभी जनवरी 2022 में ही इनकी एक बुक आई थी, उसका नाम था सेंथ मिज नादुम पांडबम, लेकिन अभी इनका निधन हो गया। बढ़ते आगे। अच्छा, जनवरी 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किस प्रसिद्ध नृत्यांगना का निधन हो गया? तो आंसर होगा मिलिना साल्विनी। और इनका संबंध किससे था? कथकली से। और कथकली, बताओ ये कहां का क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है? अच्छा, वैसे इनका नाम इंपॉर्टेंट क्यों है? मैं आपको क्यों बता रहा हूं इनका नाम, क्योंकि इन्हें 2019 में पद्मश्री मिला था। वैसे इनका जन्म इटली में होता है, नागरिकता इन्होंने ली थी फ्रांस की, और ये किसकी फेमस नृत्यांगना है? कथकली की। बताओ, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए एक नाम जो डेफिनेटली आएगा आपके एग्जाम में कि पंडित बिरजू महाराज, ये इनका संबंध किस क्लासिकल डांस से है? तो कथक से। अच्छा, अब तो ये बताओ, भारत के शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? हमने पढ़ा था 8 हैं। कौन कौन से, एक बार रिवाइज करते हैं। कथक हो गया, ये उत्तर भारत का है, नॉर्थ इंडिया का। कथकली हो गया, और मोहिनी अट्टम ये केरल का है। भारतनाट्यम है तमिलनाडु का, सतरिया है असम का, और कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। बाकी उड़ीसी उड़ीसा का है, और मणिपुरी मणिपुर का है। उसी तरह से शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? 6 हैं। कौन कौन सी? तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया और संस्कृत। अच्छा, वैसे हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 14 है। वर्तमान में कितनी है? 22 है। कौन सी अनुसूची में? 8वीं। और साहित्य अकादमी पुरस्कार बताओ कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं? 24 भाषाओं में। जबकि ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषाओं में दिए जाते हैं। अच्छा, क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है? यह भी करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछने वाला हूं मैं, ध्यान से सुनना। 56वां और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये किसे मिला? 56 57 मतलब 56 और 57, ये किसे मिला? किस किस को पता है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। और आप में से जिसको भी नहीं पता, कमेंट बॉक्स में जाकर के चेक जरूर कीजिएगा दूसरे स्टूडेंट्स के आंसर को, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको भी पता होना चाहिए था। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किसने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट लॉन्च किया है? तो आंसर होगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अभी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना को शुरू किया है। तो प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट के तहत आम लोगों के लिए ब्याज दर 7.05% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये जो ब्याज दर होगी ये 7.80% होगी। और इसके लिए मिनिमम फिक्स्ड डिपॉजिट अमाउंट कितना होना चाहिए? या तो मिनिमम 20 लाख हो, या ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए। देखो, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। इसके फाउंडर हैं समित घोष, और अभी लेटेस्ट नया अपॉइंटमेंट है, इसके एमडी सीईओ बने इत्तिरा डेविस। अभी इसने महिलाओं के लिए एक सेविंग अकाउंट भी शुरू किया था जिसका नाम है गरिमा। बाकी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी एनआरआई ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा देने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना था ये। और अभी इसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था रानी रामपाल और स्मृति मंधाना को। रानी रामपाल ये हमारी महिला हॉकी टीम की कप्तान है, और स्मृति मंधाना क्रिकेटर है। और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी आई चूज माई नंबर सुविधा को शुरू किया था। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट सेवा शुरू की थी, हेल्थ से रिलेटेड इमरजेंसी कंडीशन में सहायता देने के लिए। तो याद रखना, प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना को लॉन्च किया उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। और इसी से रिलेट करके एक प्रश्न आप याद रख सकते हो, अभी ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट योजना को किसने शुरू किया था?
चलिए ये आप ही का होमवर्क प्रश्न बन जाता है, बताओ कमेंट बॉक्स में, हम बढ़ते हैं आगे। अब बताइए, अभी केंद्र सरकार ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को किसके साथ विलय की मंजूरी दे दी, मर्जर करने की? तो आंसर होगा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अभी याद रखना, केंद्र सरकार ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ विलय को मंजूरी दे दी है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ये 12वां स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इसने अभी 1 नवंबर 2021 को महाराष्ट्र में अपनी पहली ब्रांच खोली थी। बाकी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, अभी इसने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना लॉन्च की। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, अभी आपको याद होगा जो हमारी भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल और हमारी जो क्रिकेटर है स्मृति मंदाना, उनको इसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और एनआरआई ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा देने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक भी बना था ये। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट सेवा को शुरू किया था हेल्थ से रिलेटेड इमरजेंसी कंडीशंस में सहायता के लिए। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किस देश के केंद्रीय बैंक ने देश में क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया? तो आंसर होगा रशिया। तो अभी रशिया के सेंट्रल बैंक ने देश में क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। और यह प्रस्तावित प्रतिबंध देश में क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, माइनिंग और उसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। अभी रशिया ने कहा कि इसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवाद के वित्त पोषण में किया जा सकता है, इसीलिए हम इस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। हालांकि इसे 2020 में कानूनी दर्जा दिया गया था, लेकिन भुगतान के साधन के रूप में उसके उपयोग पर अभी प्रतिबंध लगा दिया है रशिया ने। देखो, रशिया के बारे में तो आप सभी जानते हो, कैपिटल इसकी मॉस्को है, करेंसी रूबल है, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। डिजिटल करेंसी से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं। डिजिटल करेंसी आप जानते हो जिसे वर्चुअल करेंसी भी बोलते हैं। वर्चुअल मतलब जो रियल में नहीं है, जिसे आप इसे हाथ से छू नहीं सकते हो, जैसे हमारी करेंसी आप छू लेते हो। ये डिजिटल वर्ल्ड में चलती है, कंप्यूटर की दुनिया में चलती है। तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके करंट अफेयर्स में रहे थे, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए किस देश ने बिटकॉइन ये आपकी पहली डिजिटल करेंसी है, अभी किस देश ने बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित किया था? अल सल्वाडोर ने, और ऐसा करने वाला ये पहला देश बना था। बिटकॉइन का जनक किसे कहा जाता है? सातोशी नाकामोतो को। और अगर पूछा जाए अभी किस देश में बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया गया था, तो आंसर होगा हंगरी। और यहीं से एक और प्रश्न आप रिलेट कर सकते हो कि किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बनाई, तो भी आंसर होगा अल सल्वाडोर। अच्छा, अभी भारत का पहला क्रिप्टो इंडेक्स जिसका नाम है IC15, इसको किसने लॉन्च किया? क्रिप्टो वायर ने। और अभी एक रिपोर्ट आई थी पिछले साल, उसमें क्रिप्टो अपनाने के मामले में भारत को कौन से स्थान पे बताया था? दूसरे स्थान पे। पहले स्थान पे वियतनाम है। और अभी नाइजीरिया ने किस नाम से अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करने की घोषणा की थी? तो याद रखना, नायरा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके रिलेटेड टू क्रिप्टो या डिजिटल करेंसी, जो आपके करंट अफेयर्स का पार्ट है, इनको ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 2022 के बीटिंग रिट्रीट समारोह से किस प्रसिद्ध भजन को हटा दिया गया? तो आंसर होगा अबाइड विद मी। तो इस साल बीटिंग रिट्रीट समारोह में सेना के बैंड से देशभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों की धुन बजाई गई। तो इस साल बीटिंग रिट्रीट समारोह में सेना के बैंड में देशभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों की धुन बजाई गई। क्यों? क्योंकि अभी सरकार ने महात्मा गांधी जी के पसंदीदा गीतों में से एक रहे अबाइड विद मी को इस बार बीटिंग रिट्रीट समारोह में नहीं रखा। और वैसे अगर पूछ लिया जाए इस गीत को किसने लिखा था, तो स्कॉटलैंड के कवि और गायक थे हेनरी फ्रांसिस। उन्होंने 1847 में लिखा था इसे, और 1950 से ही ये गीत बीटिंग रिट्रीट में बजता आ रहा है। पर अभी केंद्र सरकार ने 2022 के बीटिंग रिट्रीट समारोह से अबाइड विद मी भजन को हटाने का फैसला किया। क्यों किया, मैंने आपको बता दिया। आजादी का अमृत महोत्सव के मद्देनजर भारतीय धुन बजाना ज्यादा उपयुक्त रहेगा, ऐसा सरकार का कहना रहा। बीटिंग रिट्रीट क्या होता है? तो रिपब्लिक डे के लगभग सप्ताह भर चलने वाले उत्सव के अंत का ये प्रतीक है, जो 24 जनवरी से शुरू होता है। लेकिन हमने पढ़ा था अभी इस साल इसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती यानी कि 23 जनवरी से शुरू किया गया। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। अब आपको बताना है हरियाणा और किस राज्य सरकार ने आदि बद्री बांध बनाने के लिए समझौता किया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने। मतलब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ये दोनों मिलकर के आदि बद्री बांध का निर्माण करेंगे। एक्चुअली में इस बांध के निर्माण से सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने की योजना है। मतलब ये जो बांध बनेगा ना, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के यमुना नगर के पास में, और इससे इस सरस्वती नदी में पानी पहुंचाया जाएगा, ये मकसद है।
और पानी आएगा कहाँ से? हिमाचल प्रदेश की सोम नदी से। वैसे ये जो बांध है दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है, तो इसे बनाने से दोनों राज्यों की पेयजल और सिंचाई जरूरतों को भी पूरा किया जाएगा। देखो बांध की जो चौड़ाई है वो 101.06 मीटर है, ऊंचाई रहेगी 20.5 मीटर और इसको बनाने में लागत आएगी 215.33 करोड़ रुपए। इसकी जो भराव क्षमता है, कैपेसिटी है 224.58 हेक्ट्रिक मीटर है और इसमें से 61.88 हेक्ट्रिक मीटर पानी दोनों राज्यों को मिलेगा और बाकी बचा हुआ पानी ये सरस्वती नदी में जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है। अच्छा, एक परियोजना मुझे आपसे पूछनी है, केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना। मैंने आपको कई बार पूछा है ये। इसमें आपको ये बताना है पानी कहां से कहां ले जाया जाएगा। केन नदी से बेतवा में। और माता टीला परियोजना ये किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूं, याद रखना। बढ़ते आगे। अब आपको बताना है अभी किसने लीप स्टार्टअप प्रोग्राम को शुरू किया, तो आंसर होगा फ्लिपकार्ट ने। तो ये जो ई कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट, आपको याद होगा इसने 2021 में कहा था कि ये एक सीड फंड बनाएगा। सीड फंड क्या होता है? देखो, अगर कोई स्टार्टअप या फिर कोई कंपनी शुरू होती है तो उसमें जो स्टार्टिंग में पूंजी लगाई जाती है उसको ही कहा जाता है सीड फंड। तो 2021 में फ्लिपकार्ट ने कहा था कि हम भारत के स्टार्टअप्स, जो भी मतलब अच्छे स्टार्टअप्स हैं, ग्रोइंग स्टार्टअप्स हैं, उनमें $100 मिलियन का सीड फंड देंगे और उसी सीड फंड से स्टार्टअप के अंदर निवेश किया जाएगा। तो अभी इसी निवेश के लिए फ्लिपकार्ट ने लीप स्टार्टअप प्रोग्राम को शुरू किया है। अच्छा, स्टार्टअप से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में छपेगा, नेशनल स्टार्टअप डे। ये भी बिल्कुल नया डे है, ताजा है, इसको याद रखना। 16 जनवरी को मनाएंगे अब से हर साल नेशनल स्टार्टअप डे। और एक और प्रश्न बनता है, देश में पहली बार नेशनल स्टार्टअप इनोवेशन वीक, नवाचार सप्ताह, ये कब मनाया गया? 10 से लेके 16 जनवरी तक। और यूनिकॉर्न कंपनीज, ये एक शब्द है, याद रखना। यूनिकॉर्न कंपनीज, यूनिकॉर्न मतलब होता है वो कंपनी जिनका वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा का है। तो 2021 में एक लिस्ट आई थी, एक रैंक आई थी जिसमें बताया था कि यूनिकॉर्न कंपनीज के मामले में कौन सा देश किस स्थान पर है। तो भारत तीसरे स्थान पे आ गया। पहले पे यूएसए है, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे इंडिया। मतलब इन देशों में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज है। यूएसए में सबसे ज्यादा, फिर चाइना, फिर इंडिया का नंबर आ गया। और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने एक पोर्टल लॉन्च किया था, उसका नाम है समृद्ध पोर्टल। अच्छा बताओ, स्टार्टअप योजना कब शुरू हुई थी? याद रखना 16 जनवरी 2016 को। बाकी अमेजन की बात करेंगे, इसके नए सीईओ बने थे एंडी जेसी। ट्विटर के भी अभी नए सीईओ बने थे, उनका नाम है पराग अग्रवाल। और एफबी ने अपना नाम बदल के क्या कर लिया? मेटा। याद रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी किस राज्य के एक एनजीओ ने जानवरों को गोद लेने के लिए एडॉप्ट एनिमल पहल को शुरू किया? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी गुजरात के एक एनजीओ ने जानवरों को गोद लेने के लिए अडॉप्ट एनिमल नाम से एक पहल को शुरू किया है। तो अभी गुजरात के अहमदाबाद के सुंदरवन में मिनी चिड़ियाघर चलाने वाले एनजीओ ने कोविड-19 के द्वारा उत्पन्न वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए अडॉप्ट एनिमल पहल को शुरू किया है। तो इस पहल के तहत गोद लेने वालों को गोद लिए गए जानवर के मासिक रखरखाव का खर्च वहन करना होगा। देखो, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमारे गृह मंत्री अमित शाह का। और गांधीनगर से एक और प्रश्न याद रखना है, 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाना है गांधीनगर, गुजरात में ही। मुख्यमंत्री यहां के हैं भूपेंद्र पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, जनवरी 2022 में भारत ने किस देश के साथ दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगो को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा इजराइल के साथ। तो भारत और इजराइल ने दोनों देशों के बीच में राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगो को लॉन्च किया। इस लोगो में आप देखिए, डेविड का सितारा और अशोक चक्र, ये दो प्रतीक हैं जो कि दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज को सुशोभित करते हैं। एक और प्रश्न बनेगा, ये लोगो किसने बनाया? एक भारतीय छात्र है निखिल कुमार रॉय, उन्होंने बनाया। देखो, इजराइल की बात करते हैं। इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है, करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल। प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट दोनों नए हैं। प्रधानमंत्री है नेफ्ताली बेनेट और प्रेसिडेंट है इसाक हर्जोग। अच्छा, इजराइल में एक सड़क का नाम रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे रखा गया था। क्या नाम है? टैगोर स्ट्रीट। और हमने इजराइल से कौन से ड्रोन खरीदे हैं? हेरॉन ड्रोन, जिसे हमने भारत चीन सीमा पर तैनात किया। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बना, तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। और अभी इजराइल ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का भी सफल परीक्षण किया। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे।
अच्छा बताइए, हाल ही में भारत ने किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर टैग की मांग की है? तो आंसर होगा मेघालय। तो लिविंग रूट ब्रिज ये छोटी धाराओं पर बने हुए सस्पेंशन ब्रिज है। वे जीवित पौधों की जड़ों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। और ये जो रूट ब्रिज है ये मेघालय में आपको आमतौर पर मिल जाएंगे। ये हाथों से बने हुए होते हैं और इन्हें बनाने के लिए अंजीर के पेड़ों के रबर का इस्तेमाल किया जाता है। वे स्थानीय जयंतिया और खासी लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं और इन पुलों को स्थानीय रूप से जिंग जिएंग जरी कहा जाता है। इनकी अधिकतम लंबाई आपको मिलेगी 50 मीटर की, चौड़ाई होती है 1.5 मीटर और ये इतने मजबूत होते हैं कि 500 साल तक खड़े रह सकते हैं। और ये पुल तभी स्वस्थ रहेंगे जब तक वे पेड़ स्वस्थ हैं जिनसे ये बने हैं। और मैंने अभी आपको बताया इनको बनाने के लिए जिस भारतीय रबड़ के पेड़ का उपयोग किया जाता है उसका साइंटिफिक नेम है फिकस इलास्टिका। और ये अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यूनेस्को की विश्व धरोहर टैग की मांग की है इनके लिए। अच्छा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर्स का। इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? धृति बनर्जी बनी है। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर है? कोलकाता में है। अच्छा, वैसे यूनेस्को में भारत की अभी तक कितनी धरोहर स्थलें हैं? 40। और 40वीं कौन सी बनी थी? गुजरात की धोलावीरा। और इससे पहले 39 नंबर का बना था रामप्पा मंदिर जो आपको मिलेगा तेलंगाना में। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए भारत की कितनी अमूर्त धरोहरें इंटेंजिबल साइट्स यूनेस्को में शामिल है, तो आंसर होगा 14। अभी 14 भी बनी थी, कौन सी? दुर्गा पूजा। अमूर्त धरोहरें इंटेंजिबल साइट्स मतलब वे जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, जैसे कि दुर्गा पूजा हमने देखा, पूजा हो गया, मेले हो गए, त्योहार हो गए, इस तरह की चीजें। और यूनेस्को में भारत के 2 शहर भी आपको मिल जाएंगे, अहमदाबाद और जयपुर। जयपुर को 2019 में शामिल किया गया था और अहमदाबाद को 2017 में। तो ये आप ध्यान रखेंगे बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संस्करण के परीक्षण के लिए कौन सी एक स्वदेशी किट डेवलप की है? तो आंसर होगा ओम। तो याद रखना ये किट किसने बनाया? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लखनऊ यूपी में। और अभी इसने क्या किया? ओमिक्रॉन की स्वदेशी परीक्षण किट डेवलप की है जिसका नाम है ओम। ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए है ये। तो ये ओमिक्रॉन के परीक्षण के लिए किसी भी सरकारी संस्थान के द्वारा बनाई गई पहली और स्वदेशी रूप से बनाई जाने वाली तीसरी किट है जिसका नाम ध्यान रखना ओम रखा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट B.1.1.529 कहां से आया? साउथ अफ्रीका से आया। ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। बताइए, हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 के लिए अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया? तो आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम को। तो हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 में अतिथि राष्ट्र ये कौन है? यूनाइटेड किंगडम। और फोकस लैंग्वेज इसमें रही है पंजाबी। इस बार का ये इसका कौन सा संस्करण है? 12वां संस्करण है। अच्छा, हैदराबाद से कुछ प्रश्न बनेंगे, जैसे कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। और हैदराबाद को भारत में विलय करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो। कब की बात है? 1948 की। और पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर है? हैदराबाद में। यह रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा है और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई स्टेच्यू है। ये पंचलोह 5 धातुओं से मिलकर ये बनी है। अच्छा, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहां पे खुला? म्यूजियम हैदराबाद में। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहां पे खुला है? ये भी हैदराबाद में। और दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कहां पे शुरू हुआ था? हैदराबाद में ही। ये ध्यान रखना, आप बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किस देश से बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा का दर्जा खत्म करने का आदेश दिया? तो आंसर होगा अल सल्वाडोर। क्योंकि आपको पता है, हमने पढ़ा था अभी, अल सल्वाडोर ये पहला देश बना था बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित करने वाला। बिटकॉइन ये आपकी पहली डिजिटल करेंसी है। और बिटकॉइन का जनक किन्हें कहा जाता है? सातोशी नाकामोतो को। यहां से भी प्रश्न बनता है, किस देश में अभी बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो आंसर होगा हंगरी के बुडापेस्ट में। और अगर पूछा जाए किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बनाई, तो भी आंसर होगा अल सल्वाडोर। और अभी नाइजीरिया ने किस नाम से अपने खुद का क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की थी? तो आंसर होगा ई नायरा। और अभी एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें क्रिप्टो को अपनाने के मामले में भारत दूसरे स्थान पर रहा था, पहले स्थान पर वियतनाम था। और अभी भारत का पहला क्रिप्टो इंडेक्स लॉन्च हुआ है जिसका नाम है IC15। किसने लॉन्च किया? क्रिप्टो वायर ने।
देखो, अल सल्वाडोर की कैपिटल सैन सल्वाडोर है। करेंसी एक तो बिटकॉइन और एक यूएस डॉलर है, और प्रेसिडेंट है नायब बुकेले। अब आईएमएफ की बात करते हैं। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, 1945 में स्थापना होती है। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। इसकी फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गई? गीता गोपीनाथ, जो अभी तक चीफ इकोनॉमिस्ट थी। अब आपको बताना है इसके नए चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बन गए हैं। हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, इजराइल सरकार की सहायता से भारत में कितने गांव को उत्कृष्टता के गांव के रूप में विकसित किया जाएगा? तो आंसर होगा 150। तो अभी केंद्र सरकार ने इजराइल सरकार की तकनीकी सहायता से 12 राज्यों में 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांव में बदलने का फैसला किया है। वैसे आपको बता दूं कि पहले से ही इजराइल सरकार ने 12 राज्यों में 29 उत्कृष्टता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए हैं। इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है। करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल। प्रधानमंत्री कौन है? नेफ्टाली बेनेट। और प्रेसिडेंट है इसाक हरजोग। अभी इजराइल ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था। और इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बना? यूनाइटेड अरब अमीरात। और इजराइल से हम कौन से ड्रोन खरीद रहे? हेरोन ड्रोन। बढ़ते आगे।